जय हिंद जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्सेशन की दुनिया में और आपके फेवरेट चैनल CS वाला पर, जहां हम बात करने वाले सर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की। यानी दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस पूरे देश में जितने भी लोग कमाई कर रहे हैं अपना बिजनेस खोलकर या अपना प्रोफेशन चलाकर, चाहे वो सीए हैं, CS हैं, आर्किटेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, दुकान वाले हैं, परचून वाले हैं, किराने वाले हैं, तेल वाले हैं, सब्जी वाले, मतलब सर सभी आगे हम समझ गए जितने भी हैं, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, स्मॉल ट्रेडर, होलसेलर्स, एवरीथिंग। दोस्त मॉड्यूल 2 का सब्जेक्ट आपका इनकम टैक्स और राम केशवानी सर आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले प्रीवियस टॉपिक्स की अगर बात करूं तो मुझे सारे टॉपिक्स की ज़रूरत नहीं है अदर सोर्स वाले कि मैं उनका रिवीजन करूं, बट हाँ मैं बात करूं आपसे सेक्शन 50 जो कि डेप्रीशिएबल एसेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट कराने में आपकी मदद कराता था। तो याद होगा आपको कि सर अगर हम पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट्स को, जो एसेट्स का ब्लॉक है, जो आप सीखेंगे किस तरह बनता है, क्यों बनता है, ब्लॉक ऑफ एसेट ही क्यों बनता है, वो यहां पर हमारा सीज्ड टू बी एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट खत्म हो जाएगा। उस केस में STCG या STCL अराइज होता है, जो कि हमारा कैपिटल गेन का है, बट हमें यहां उसकी जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट एक केस था दोस्त स्लम्प सेल, जिसमें आपको पता है इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू असाइन ना कर हम पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट को, मतलब पूरे जितने भी पूरी एंटिटी के एसेट लाइबिलिटीज है, भले ही उसमें स्टॉक है, उसके हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस निकालते थे फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानकर, और जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू है या बुक वैल्यू है डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की, इस तरीके से हम स्लम्प सेल का टॉपिक यहाँ पर दोबारा सिर्फ इसलिए आएगा कि रिटन डाउन वैल्यू आपको कौन सी वाली लेनी है इन केस ऑफ स्लम्प सेल। थर्ड अगर हम बात करें दोस्त यहां पर तो हमारे लिए जो पुरानी चीजों में काम में आएगी वो ये आएगी आगे जाके केसेस में कि सर जब हमारा अर्बन से रूरल में एंटिटी को लाते थे, एक एग्जेम्पशन मिलती थी, सभी एसेट्स को आप अर्बन से रूरल में ले आते, तो वहां भी डेप्रीशिएशन का कोई कॉन्सेप्ट था जो हमारा यहाँ पर, मतलब सर मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो डेप्रीशिएशन को लेकर बहुत ज्यादा बातें करने वाला है आपको। नेक्स्ट कैपिटल गेन लगता था जब आप किसी एसेट को कैपिटल एसेट मानते थे, बट अगर आप उस एसेट को कन्वर्ट कर ले रहे हो स्टॉक एंड ट्रेड में, तो याद होगा आपको उसका कैपिटल गेन तो वहीं आ गया, बट आज अगर वो एसेट बिकेगी, वही जो कन्वर्ट करिए आपने, ज्वेलरी घर से उठाकर दुकान में ले आए, अब आप उसको बेचोगे तो जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड एंड सेल वैल्यू ऑफ एसेट, आज बिकी है वो यहाँ आएगी। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक दोस्त आपका यहाँ पर और कोई जरूरत है नहीं ऐसा, अदरवाइज अदर सोर्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जो चीज़ें आपकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं बनती वो अदर सोर्स में आती है, जो PGBP में नहीं आती अदर सोर्स में आती है, जो किसी वजह से इनकम अराइज हो रही है पर सोर्स नहीं पता चल रहा अदर सोर्स में आती है। रिवीजन पुराने टॉपिक्स का जो मुझे कैपिटल गेन का चाहिए था वो ले लिया। हम लोग टॉपिक्स टू बी कवर्ड में आज क्या करने वाले हैं सर, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड गेन्स को समझने वाले हैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, जिसके लिए हमें एक तो बिजनेस देखना पड़ेगा क्या होता है, और एक प्रोफेशन देखना पड़ेगा क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि सर हम जो कोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स है, इसे CS कहते हैं। अगर हम अपना प्रैक्टिस का ऑफिस खोलेंगे तो हम भी प्रोफेशन कहलाएंगे, हम भी एक प्रोफेशन में वर्क करेंगे। दैट मीन्स हमारी जो कमाई होगी, जो फीस रिसीव्ड होगी, उसके बाद हमारा भी जो प्रॉफिट निकलेगा वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी में। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो सैलरी हेड में जाएंगे, और अपना ऑफिस खोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, CS वाले बच्चों को पढ़ाकर भला करते हैं, तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउ होंगे हमें, और कब एंड क्यों डिसअलाउ होंगे हमें। एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड, जनरली हम अलाउड की बात आज करेंगे, डिसअलाउड की बात अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डेप्रीशिएशन, एडिशनल डेप्रीशिएशन
एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जिसे हम बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। इन 3 टॉपिक पर डिटेल में हमें बात करनी है। एग्जाम में के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। इन द लास्ट चलते चलते हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यानी सेक्शंस की मैं बात करूँ तो यहाँ 28, 29 तो छोटा सा ही सेक्शन है, 30, 31, 32 और लास्ट जाते जाते 33। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की सारी टॉपिक्स डिटेल्स अगले लेक्चर में करेंगे। अलाउड डिसअलाउ सेक्शन 40। मैं बात करूँ अगर पूरे पीजीबीपी की तो सेक्शन 28 से शुरू होता है बेटा और 43C पर खत्म होता है। सेक्शन 44 है, 45 से कैपिटल गेन हमने पहले ही पढ़ लिया, 45 से 55। 44 है जो सेक्शन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लेकर है, जिसकी बात है हम अगले लेक्चर में करेंगे। सबसे पहली बात मीनिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर मैंने आपके नोट्स को शॉर्ट नोट्स नहीं किया एज इट इज डाला है, बिकॉज कुछ यहाँ पर प्योर थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लर्न करने में आसानी होगी। सेक्शन 213 बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर कंसर्न टू ट्रेड। जरूरत नहीं है, बिजनेस स्टडी की बचपन वाली डेफिनेशन है। हमें जो न्यूमेरिकल बेसिस पर चीजें बात करनी है उनको आगे बात करेंगे। सर नेचर ऑफ कमोडिटी कौन सी है, इंटेंशन ऑफ द पार्टी क्या है, एफर्ट्स अप्लाइड इन ट्रांजेक्शन, पीरियडिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, वेदर इंसिडेंटल टू अ बिजनेस और नॉट। मतलब जरूरी नहीं आप उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, लाइक मानो कि मेरा बिजनेस है बेडशीट बनाने का, अब बेडशीट के संग में धागा एक्स्ट्रा निकल रहा है और मैं उस धागे को, थ्रेड को निकल तो रहा है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ पर निकल रहा है, उससे मैं तकिए बनाकर बेच रहा हूँ या धागा एज ए स्क्रैप बेच रहा हूँ, तो वो भी मेरा यहाँ पर आएगा। मतलब जरूरी नहीं इंसिडेंटली हो रहा हो, बट उसके जरिए आपके पास वो पैसा आ रहा है तो आपका वो भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में कवर किया जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस की डेफिनेशन है, 2 मार्क्स की आ सकती है आपके एग्जाम में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। सेम चीज प्रोफेशन को लेकर है, ये बोल रहा है वोकेशन प्रोफेशन रिक्वायर्स प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल, मतलब आप जिस काम में हो माहिर हो, या मैनुअल स्किल, यानी या तो इंटेलेक्चुअल स्किल, टीचिंग आपको अच्छी आती है, पढ़ा अच्छा लेते हो, में आपकी दिमागी मेहनत लग रही है, आर्किटेक्ट हो, ऐसे नक्शे पास कर लेते हो, सीएस हो, इस तरीके से लॉ को इंटरप्रिटेट करते हो, क्लाइंट आपके पास भागा भागा चला आता है, सीए हो, इनकम टैक्स इतना भरवाते हो सामने वाले को टैक्स देने की, इनकम इतनी की दिखाते हो कि सामने वाले को टैक्स देने की जरूरत ही ना पड़े, वो काम आप भी कर सकते हो क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए चार्टेड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर। प्रोफेशनल स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी, मतलब पढ़ाई करने के बाद इन अ पर्टिकुलर सिस्टम आइदर अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, लाइक आप पढ़ रहे हो आईसीएसआईसी। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, बेसिकली इन्होंने चीजें लिख रखी है कि भाई प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या होती है। वोकेशन एम्प्लाइज नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू सम पर्टिकुलर वर्क, एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग। द टर्म वोकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म हॉबी। भाई किसी का गाने का शौक होता है, नहाते नहाते गा रहा है, बात करते करते गा रहा है, खाते खाते गा रहा है, कोई शायरी शायराना बना रहा है, बट वही चीज़ आप अगर अपना टैलेंट दिखाने इंडियन आइडल में चले जाते हो या किसी मंच के जरिए गाते हो, किसी एल्बम में गा रहे हो, टी सीरीज की या बी प्राक की, वोकेशन मस्ट have the earning feature. It can be treated as an earning means by which a man passes his life. Unlike profession, vocation does not require a degree or special learning. मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो। रानू मंडल को भी आपने गाते हुए सुना होगा, यूट्यूब पर कई सारे स्टार्स ऐसे जो गाते हैं। इट भी सिंपल सी बात है, प्रोफेशन की आपको डेफिनेशन के लिए एक तो ऊपर बोला गया, उन्होंने डिग्री वाली बात करी, मैनुअल वाली बात करी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर है, मानो सचिन टिचकुले जैसे खट्टा मीठा मूवी के, तो डिग्री वाले हैं, एक बिना डिग्री वाले वो रोड अच्छी बना लेते हैं मानो, तो डिग्री तो नहीं है बट मैनुअल वर्क अच्छा आता है। वहीं आप प्रोफेशनल हो, सीए हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी तरीके का आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको डिग्री हासिल है, एमबीए हो, जिसके बाद आप वो काम करो, या फिर वोकेशन हो, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है ऊपर वाले की कृपा से, गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्ट बोलते हैं हम, एवरीथिंग इज वर्किंग कवर्ड अंडर द बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब सिंपल सा मोटिव है, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन की लड़ाई करूं तो एन इनकम अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन शैल हैव द सेम ट्रीटमेंट इन इनकम टैक्स। मतलब इनको इन्होंने नाम दो अलग अलग दिए, काम सारे एक ही है, नाम दो काम एक। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन को डिटेल में समझाया डेफिनेशन को, बट एक्सपेंसेस जो अलाउड बिजनेस के लिए जनरली वो प्रोफेशन के लिए भी, जो डिसअलाउड बिजनेस के लिए वो प्रोफेशनल। अगर कोई खर्चा एक्सक्लूसिवली और होली पूरी तरह बिजनेस या प्रोफेशन के लिए वो अलाउड है, अगर कोई खर्चा आप एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, थोड़ा बिजनेस के लिए थोड़ा घर के लिए कर रहे हो, तो प्रोपोर्शनेट अलाउ हो जाएगा। और कोई खर्चा अगर आप घर के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हो, तो डिसअलाउ हो जाएगा। सिंपल प्रिंसिपल्स पर पूरा चैप्टर है,
पढ़ने की बात है। लिटिल सेग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन वाइल अप्लाइंग सेक्शन 44AA। इन 44 सेक्शन जो हमारे अगले लेक्चर में आने वाला है, तो लास्ट में उसकी बातें करेंगे। वहां जाकर ये चैप्टर थोड़ा अलग हो जाता है कि अगर आप इन बिजनेसेस में हो तो ये वाला सेक्शन का अप्लाई कर दो, इन प्रोफेशंस में हो तो आप ये वाले सेक्शन पर अप्लाई। इनकम चार्जेबल अंडर दैट बिजनेस और प्रोफेशन, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन 28। यहीं से हमारी कहानी शुरू है बिजनेस और प्रोफेशन। ये कौन कौन सी इनकम्स इनके अंदर अपने आप समा जाएंगी। जैसे हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा था सब टीनेंसी की, याद है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गई थी, मैं एक घर हूँ, मेरा एक घर है, मैंने किराएदार को दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रही है, उसने किसी और को किराए पर चढ़ा दिया तो उसको जो इनकम मिलेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस तरीके से हमने सैलरी ऑफ एमपी एमएलए, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट थी। सेम लिस्ट यहाँ भी है टाइप की, एनलिस्ट द इनकम्स विच आर टैक्सेबल अंडर दैट प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस फॉर प्रोफेशन फॉर एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एनी इनकम फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव। अगर आप सट्टेबाजी का भी काम करते हो, सट्टेबाजी बाजी, तो भी आप यहीं पर टैक्सेबिलिटी होती है। बाकी नाम उसका स्पेकुलेटिव बिजनेस हो जाता है, बाकी बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाते हैं। एनी कॉम्पनसेशन अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड, किसी भी तरीके का कोई पेमेंट आने वाला है, आपको कॉम्पनसेशन मिलना है, वो भी आपका यहीं आएगा। बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आएंगे, आपके लॉ की दिमाग की बातें चलेंगी। एनी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, मैनेजिंग द अफेयर्स ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज या बड़े डिसीजन। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफिस अपॉइंटमेंट, उसकी वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं। एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और द मॉडिफिकेशन। सारी चीज़ों में सिंपल बात है, किसी भी टाइप का पेमेंट आ रहा है जो हमारे बिजनेस से रिलेट करता है, भैया बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल करा दो। इतना डिटेल में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ से याद हो जाए आपको प्योर थ्योरी बेस, तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। हमारा न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा हो, उसके लिए हमें चीज़ें मेन देखनी। इनकम ऑफ अ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनकम ड्राइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विस टू इट्स मेंबर shall be taxable under this head. This is an exception to the general principle that a surplus of mutual association cannot be taxed. मैं सिंपल सी बात बोल रहा है, एओपी बीओआई की बात कर रहा है कि सर्विसेज देती हैं अपनी एंटिटी को, उस केस में बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है, यानी उनके लिए सैलरी या फिर अदर सोर्स या कैपिटल गेन जैसा नहीं, यहीं पर टैक्सेबिलिटी आएगी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव जनरली आज के टाइम पर तो बहुत नाम के बराबर है, बट अभी भी लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। हम इंपोर्ट लाइसेंस अपना किसी और को दे रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहा है हमें, या ड्यूटी एंटरटेनमेंट पासबुक, यानी एक्सपोर्ट के केस में जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होती है विदेश से बाहर, देश से बाहर जा रहे हैं हम, बट इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हो अपने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कि सेक्शन 28 किन किन चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। प्योर थ्योरी बेस है, थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। हम न्यूमेरिकल सेक्शन 32 जो आपको दिक्कत करता है, कैश असिस्टेंस रिसीव्ड बाय एन एक्सपोर्टर अंडर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी तरीके का पेमेंट मिलना है आपको एक्सपोर्टर को, ड्यूटी ड्रॉबैक टाइप की चीज़ें आगे आएंगी आपकी, ये आगे ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव्ड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सेट्रा, मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे हमें बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट द गुड्स नॉर द टैक्सेस, कस्टम में पढ़ेंगे आप, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉर द टैक्सेस, मतलब गुड्स एक्सपोर्ट करो पैसा आएगा आपके पास। परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आपका जो बिजनेस है उसकी वजह से आपको परक्विजिट्स मिल रही है, मतलब जैसे सैलरी के चैप्टर में अभी हमने पढ़ा तो नहीं, एम्प्लॉय को घर मिल जाता है, लैपटॉप मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, कार मिल जाती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं एज एन परक्विजिट्स, मतलब वो उनको यूज़ करता है, उनके बेनिफिट्स उठाता है, उसके लिए पैसा नहीं मिला। सिमिलरली आपको पूरी पूरी एसेट मिल जा रही है, मतलब इनामी खाता खुला आपका, हीरो होंडा जीत गए आप, रॉयल इनफील्ड जीत गए आप, या फरारी जीत गए आप, तो इस तरीके से अगर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, पैसे में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। मतलब ये एक डीलर है बजाज कंपनी का, इसका नाम है HRK, जो भी चाहो उसका नाम डिटेल में देख लेना। HRK जो डीलर है वो बजाज की बाइक्स बेचता है, मानो इतनी बाइक्स बेच ली कि बजाज कंपनी ने इसको एक बाइक गिफ्ट में दे दी या कार दिलवा दी कोई बढ़िया, उन्होंने कहा यार बाइक तो दुनिया को बेच रहा है, इसको कार दे दो, तो कार इसके बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। सर इसको लेकर हमने इसको TDS VDS ही पढ़ रखा है, हाँ बाद में उसकी डिटेल बात करेंगे TDS वाले चैप्टर में। अभी आप सिंपल समझो, इफ एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ अ कंपनी रिसीव्स अ कार, सेम एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर,
एंड इस कमीशन फ्रॉम द कंपनी और अचीविंग ओवर एंड अबव इस कमीशन, मतलब जो पैसे मिल रहे हैं कमीशन के बजाज की बाइक बेचने पर 5-10% वो तो अलग है, कार तो वो टैक्सेबल होगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू चल रही है इसकी कार की वो टैक्सेबल हो जाएगी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। और आगे बढ़ते रेम्युनरेशन टू पार्टनर, यानी आपने 12th क्लास अगर आपकी कॉमर्स हुई है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की चीजें सुनी होंगी। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, मतलब वही फर्म से पार्टनर को पेमेंट मिल रहा है एज एन एप्रोप्रिएशन, वो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रहा, बाकी चीजें फ्रॉम द फर्म और एलएलपी शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टू बी एक्सटेंड अलाउड इन द हैंड्स ऑफ फर्म। मतलब इसकी बातें डिटेल में करेंगे। पार्टनरशिप का तो अलग रिटर्न भरे ही जा रहा होगा, रिटर्न ऑफ इनकम जो उसने नेट प्रॉफिट कमाया एट द रेट 30%, बट पार्टनर जब मिस्टर एक्स वाई जेड तीनों की मिलाकर एक फर्म थी तो एक्स अपना अलग रिटर्न भरेगी, वाई अपना अलग रिटर्न भरेगा और जेड अपना अलग रिटर्न भरेगा या भरेगी, यानी तीनों अपना एज एन इंडिविजुअल रिटर्न जब भरेंगे तो जो फर्म से इनको पैसा मिला है, भले ही नाम सैलरी है पर सैलरी एड में नहीं जाएगा, भले ही नाम बोनस है फिर भी सैलरी एड में नहीं जाएगा, भले ही नाम कमीशन है फिर भी सैलरी एड में नहीं जाएगा, वो आपका सिंपली कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। ऐसे एमसीक्यूज आते हैं बेटा, यानी ये फर्म है, फर्म का नाम है एक्स वाई जेड एंड कंपनी, क्या मेरे कंपनी लिखने से कंपनी हो जाएगी? नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म है ये सैलरी दे रही है एक्स को 2000 पर मंथ, यानी साल भर में कितनी हो गई 24,000। स्टेप से एमसीक्यूज आते हैं बेटा, वाई को मिल रही है कमीशन पूरे साल में 50,000 पर एनम, तीनों को इंटरेस्ट मिल रही है, इसको 10,000, को 20,000, को 30,000। तो ये जो अलग अलग नाम से आप सैलरी, इसको 15,000 रुपये पर क्वार्टर का रेम्युनरेशन मिल रहा है। तो ये सारा पेमेंट जो इसको मिल रहा है अदर देन रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, बट ये सारा जो पेमेंट मिल रहा है ये पीजीबीपी के हैंड में टैक्सेबल किया जाएगा। सर रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं? क्योंकि इट मे बी कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पर इन सारे पेमेंट्स को इन्हीं की फर्म मैंने दे रही, भले नाम सैलरी है, नाम बोनस है, नाम कमीशन है, नाम रेम्युनरेशन है, बट स्टिल ये यार आपके जाएंगे कहाँ पर? आपके पीजीबीपी में, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सर्टेन एग्रीमेंट, सेक्शन 28(5)(a), एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट, आपको वो काम ना करने के पैसे मिल रहे हैं। सर ये तो हमने एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ा है तो बैन है। अरे नहीं भैया, आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं कि आप वो काम ना करो। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, इन्फॉर्मेशन और टेक्निक, कुल मिला के आपको पैसा मिल रहा है कि आप ये काम ना करो या ये वाली चीज़ें ना शेयर करो, तो आपको पैसा मिलेगा और जो पैसा मिलेगा वो भी आपका बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा भाई लंबी चौड़ी सी गाथाएं लिखी हैं, इनको पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हटा दो, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। हमारा काम है कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि पहले भी देख चुके हैं हम लोग अदर सोर्स में। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी एज पर सेक्शन 10 and D इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर। कंपनी ले रही है एम्प्लॉय पर, तो एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन इन एनी मैनर व्हाटसोएवर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन जिसने ली है ये इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसने ली है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, एम्प्लॉय पर, उसके हाथ में, एंड इंक्लूड सच पॉलिसी विच हैज अलाउड असाइन टू अ पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी टैक्सेबल होती है यहाँ पर। सर वहां पर तो हमने देखा था अदर सोर्स में टैक्सेबल हो रही थी। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल स्टॉक, ये क्या है भाई? देखो कैपिटल सेट इन कन्वर्ट हुई थी स्टॉक एंड ट्रेड में, तो बात समझ में आ रही थी कि ज्वेलरी जो राहुल भैया अपने घर पर रखी हुई थी भाभी के लिए, उसको इन्होंने कन्वर्ट करा, अपनी दुकान में रख लिया राहुल ज्वेलर्स के नाम से। मान लो खरीदी थी ये 40,000 की, तो जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं वो 4 लाख की है। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ये फेयर मार्केट वैल्यू जो है ये हमारी सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा,
40,000 पर इंडेक्सेशन लग जाएगा, जो भी है मानो 331/500 और माइनस कर देंगे, यहाँ पर कैपिटल गेन निकल आएगा। बट मुझे बताओ जिस दिन ये ज्वेलरी बिकी मानो 5 लाख की बिकी, तो पीजीबी में क्या टैक्सेबल होता था? 4 लाख। ये वहां पर नहीं पड़ा था, यहाँ पड़ रहा है, तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट माना जाएगा। ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट माना जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 1 लाख रुपीज। यानी अब हम कहानी उल्टी कर रहे हैं, यानी हमारे पास राहुल ज्वेलर्स के यहां पर ज्वेलरी रखी है, अब उसकी दुकान पर 5 लाख की ज्वेलरी बची है, अब वो बिजनेस बंद करना चाह रहा है, तो ये ज्वेलरी जो है स्टॉक इन, सर ये वही ज्वेलरी है क्या जो पहले? नहीं, ये मानो पहले से शुरू से ज्वेलरी की बिजनेस करता था, अब इसको ये कन्वर्ट करना चाह रहा है कैपिटल एसेट में। तो इस केस में क्या करें? कन्वर्जन ऑफ स्टॉक ज्वेलरी जो राहुल ज्वेलर्स की दुकान में रखी है इनटू कैपिटल एसेट। नया प्रोविजन को स्टेप बनाया था, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी स्टॉक की वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच इज कन्वर्टेड ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, यानी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। बाद में डिस्कस लेटर होगी, बट हम सिंपल से बात बताते हैं, सब सारे ही केस में फेयर मार्केट वैल्यू, यहां से यहां कन्वर्ट करी थी तब भी फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना था, यहां से यहां कन्वर्ट हो रही है तो इसकी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी नए वाले की। कैपिटल गेन यहीं की है, वो प्रॉफिट एंड गेन यहीं की है ना, जितने की खरीदी है और आज जो फेयर मार्केट वैल्यू चली, क्योंकि ये किसी को बेच तो रहा नहीं है, दूसरे को कन्वर्ट कर रहा है, खुद की एसेट खुद में ले जाए घर पर रख रहा है, पहले घर से ला रहा था दुकान में रख रहा था, आज दुकान से उठाकर ले जाकर घर में रख रहा है, जो घर में जिस दिन ये ले जाएगा उस दिन प्रॉफिट एंड गेन अराइज हो जाएगा। ये केस रिकवरी अगेंस्ट सर्टेन कैपिटल एसेट कवर्ड अंडर सेक्शन 3580, अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे 35 सेक्शन की, 3580 की। यहाँ मैं बता दूं, आप इन बिजनेसेस को करने से आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है पहले ही साल, और जब इस पर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है, कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है, 100 बेड्स फॉर पेशेंट हॉस्पिटल है, 3 स्टार और मोर होटल खोलने से, तो जिस टाइप की चीज़ें अगले लेक्चर में देखेंगे। उस वाले केस में बोल रहा है 3580 में अगर आपको डिडक्शन आपने 100% क्लेम कर लिया, तो ऐसी चीज़ों का कोई सम रिसीव्ड और रिसीवेबल, क्योंकि पैसा आपकी वैल्यू तो जीरो रह गई उस एसेट की, ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट अदर देन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 चीज़ें वहाँ से गायब है, जमीन, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बीइंग डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफर्ड, द होल ऑफ द एक्सेप्शनल सच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज रिडक्शन डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। लेटर इन दिस चैप्टर का मतलब ये है, जब लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में, तब सेक्शन 35 पूरा पढ़ेंगे, वहीं पर 36 भी वहीं पढ़ेंगे, तो बेसिक हमने बताना था बस। जनरल पॉइंट्स बोल रहा है वही वाली चीज कि भैया इनकम चार्जेबल अंडर द एड पीजीबीपी तभी हो सकती है या अदर सोर्स सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 145(2). ये क्या बोलता है? ये बोला इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 145 जब भी आए वो ये बोलेगा भाई एसएससी का मन है वो कैश बेसिस पर करेगा या एक्रूअल बेसिस पर करेगा, मतलब वो सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करे, एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करे, प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करे या ना करे, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा नहीं करा तो कैश बेसिस, तो रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी, जो वो रेगुलरली। बट एक सेक्शन ऐसा आता है या 43B जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ बात कर लें कि आप जब तक पेमेंट नहीं करोगे ना एक्सपेंसेस का, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट नहीं करते थे, जब तक म्युनिसिपल टैक्सेस का हाउस प्रॉपर्टी के केस में जब तक आप म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट नहीं करते तब तक आपको माइनस नहीं करने दिया जाता था, क्लेम नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी, अमाउंट कम नहीं होगा। याद है आपको? जी सर याद है हमें। सेम ऐसे म्युनिसिपल टैक्सेस जैसे सर्टेन एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसी संस्थाओं को हम पे करते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसी संस्थाओं को हम पेमेंट करते हैं, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगा, जब तक पे करेगा नहीं तब तक डिडक्शन मिलेगा नहीं, जब तक पे करेगा नहीं, मतलब आप भले कैश बेसिस फॉलो करो या एक्रूअल, कैश बेसिस कर रहे हो तो टेंशन ही खत्म है, बट एक्रूअल बेसिस कर रहे हो मतलब आपने अपने एम्प्लॉय की 3 महीने की सैलरी रोक ली है, मानो नहीं दे रहे हो, आप यहाँ क्लेम कर सकते हो, मजे हैं यहाँ पर। बट सेक्शन 43B शायद ऐसा बोल रहा हो कि आप जब तक पे नहीं करोगे तब तक क्लेम नहीं करोगे सैलरी को लेकर। जस्ट एन एग्जांपल, इसी तरह आपने अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस शायद पे नहीं करे हो, शायद पे नहीं करे हो, तो आप उन्हें एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में शो करते हो और पे नहीं करते हो तो भी अलाउड हो जाएंगे। बट अगर सेक्शन 43B कुछ बोलता है, वैसे बोलता नहीं है वो, मैं बताऊं कंफ्यूजन नहीं, बोलता है उसको लेकर, तो आप उसको भी क्लेम नहीं, मतलब जब तक पे करेगा नहीं तब तक क्लेम करेगा नहीं कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसी संस्थाओं। क्लियर है? वेयर द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड
अबाउट द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी और हैज नॉट, वो स्क्रूटनी मारेगा और क्या होगा डाउट। चलो किसी मतलब का नहीं है वो, हमारे बहुत आगे की बात है भाई। अगर मैंने सब लिख दिया था कि आपको किसी चीज़ में दिक्कत ना हो, नोट्स आ गया किसी चीज़ को लेकर तो आप घबराओ नहीं, यही इन्हीं चीज़ों से आपका काम हो जाए। नोशनल प्रॉफिट, हमेशा नोशनल का मतलब क्या होता है सर? नोशनल का मतलब होता है वो जो एक्चुअल ना हो, वो जो सपना सा लगे, वो जो हमारा ना हो, बट हमें उसे अपना मानना पड़ता। अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद हिमसेल्फ, हेंस नोशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। एग्जाम्पल, इफ प्रोपराइटर विथड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर पर्सनल यूज एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000, देन प्रॉफिट ऑफ 2,000 शैल नॉट बी टैक्सेबल। मतलब अदर पार्टी का होना बहुत जरूरी है, यानी ए बी को सामान बेचेगा 10,000 का 12,000, तभी 2,000 का प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर ऐसा बेवकूफ़ी क्यों करेगा कोई? हमने अकाउंट से पढ़ा हुआ है, ड्राइंग्स टू परचेज टाइप के एंट्री डालते थे। ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा कोई कि खुद को सामान बेचे और महंगा बेचे? जब प्रॉफिट नहीं होते पर हमें प्रॉफिट दिखाने होते हैं, जब हम अच्छे नहीं होते हमें ज़माने को अच्छा बताना होता है, जब हम सच्चे नहीं होते हर झूठ को सच्चा बनाना होता है, तब ऐसे 10,000 को 12,000 दिखाना होता है। बट ये हमें ऐसे दिखाने नहीं देंगे। नोशनल प्रॉफिट आर नॉट टैक्सेबल अंडर दैट बिजनेस और प्रॉफिट। सेम एंटिसिपेटेड, नाम सुना होगा तुमने, एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड एंटीसेप्टिक टाइप का, मतलब सेप्टिक फैलने से पहले एंटीसेप्टिक लगा लो, वायरस होने से पहले एंटीवायरस डाल लो, वैक्सीन लगने लगा लो ताकि कोरोना ना हो। पोटेंशियल प्रॉफिट और लॉस विच मे नॉट अराइज इन फ्यूचर आर नॉट कंसिडर्ड फॉर डेराइविंग इन टैक्सेबल इनकम। बोला यार रेवेन्यू रिकॉग्निशन जैसा तो है कि सेल्स कर दो भले पैसा ना मिलाओ तो भी आप टैक्सेबिलिटी कर लो, पर ऐसा मत करो कि नहीं ये मेरा सामान 30 का खरीदा परसों 40 का होने वाला है, एंटिसिपेटेड नहीं आया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल और इलीगल बिजनेस। इनकम टैक्स की नज़र में आप किडनैपिंग कर पैसा कमाओ, चोरी कर कमाओ, स्मगलिंग कर कमाओ, फिर मिला के इलीगल बिजनेस इनके लिए अलग नहीं है। सट्टेबाजी करवाओ, स्पेकुलेशन करो, नहीं इलीगल लीगल बिजनेस सब एक ही है। यानी आप हो सकता है एग्जाम्पल लूँ जस्ट, कि सामान खरीद रहे हो, एग्जाम्पल कुछ जीएसटी के बिल से खरीद रहे हो, कुछ बिना जीएसटी के बिल से खरीद रहे हो। सर बिजनेस तो लीगल सा लग रहा है बट तरीका इलीगल है शायद, पर आप इनकम टैक्स में रिटर्न प्रॉपर भर रहे हो, भाई इतनी सेल्स हुई है, सर ऐसे कैसे भर देंगे हम इनकम टैक्स में रिटर्न? जस्ट एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। लीगल इलीगल इनके लिए बिल्कुल अलग नहीं है। आप पर स्क्रूटनी तभी बनेगी जब आप कोई लीगल बिजनेस कर रहे हो और उसकी इनकम को सोर्स छुपा रहे हो आप कैश में लेकर या किसी और वजह से, तो इनकम टैक्स आपको पीछे पड़ेगी, बहुत मारेगी, बहुत तोड़ेगी। कंपाइलेशन ऑफ ऑल बिजनेस और प्रोसेस, इफ एन एसएससी कैरीज ऑन सेवरल बिजनेस, मतलब वो ट्यूशन भी बढ़ाता है, उसकी एक दुकान भी चल रही है पड़ोस में, ठीक है, उसने एक टेली मतलब क्या बोलते हैं उसे, कोरियर सर्विस की एक एजेंसी भी ले रखी है, मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस कर रहा है, तो मर्ज कर सकता है। देन इनकम फ्रॉम ऑल बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी मर्ज्ड टुगेदर, एक संग कर सकता है अगर उसका मन है तो। अगर सेपरेटली बिजनेस शो करेगा क्योंकि पीजीबीपी का रिटर्न एक ही बनता है बेटा। प्रॉफिट्स और बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस, पिछली साल का बिजनेस होना जरूरी है। इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ओनली इफ द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द एसएससी। अगर बंद हो गया तो भैया बिजनेस को भी खत्म करना पड़ेगा यहाँ से, और पीजीबीपी अब से नहीं आएगा। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। अब हमारे सामने कुछ छोटी छोटी सी बातें, अवर द फॉलोइंग केसेस इनकम में बी चार्जेबल अंडर द हेड एंड गेन्स ऑफ बिजनेस इवन थ्रू द बिजनेस, मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। वैसे तो बिजनेस प्रोफेशन पिछले साल होगा तो टैक्सेबिलिटी असेसमेंट ईयर में आएगी, यानी 22-23 में बिजनेस कैरी हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कभी लॉस हो जाओ, जैसे 19-20 की मैं बात करूँ, कोरोना चल रहा था तो 20 तक तो प्रॉफिट हो गए थे, पर 20 जब लॉकडाउन खुला था तो एकदम से चीज़ें एकदम बढ़िया नहीं हो रही थी, टूरिस्ट प्लेस वगैरह, तो 6 महीने में मानो कि प्रॉफिट ही नहीं हो पाया था कुछ भी, जेब से पैसा दे रहे हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपने। तो उस केस में अगर 20-21 में लॉस हुआ है तो आपको लॉस भी शो करना है, ऐसा नहीं है कि आप डरो कि प्रॉफिट ही करना है। नाम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बट आप लॉस भी शो कर सकते हो। सेम चीज़ है कि पिछली साल भले ही बिजनेस नहीं हुआ हो आपका, बंद हो गया हो किसी वजह से, या जमाने पहले आपने अपनी दुकान बंद कर दी, बट ये घटनाएं घटी हैं आपके संग। वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर एंड एनी सम रिसीव्ड आफ्टर द डिसकंटिन्यूएंस, बिजनेस बंद हुए तो जमाना हो गया, the sums or received shall be deemed to be the income of the recipient and charged to tax accordingly in the year it should have included in the total income of the previous person. डिसकंटिन्यूएंस अगर हुआ है तो हम उस इनकम को भी चार्ज करेंगे, कब कैसे कितनी सारी चीज़ें बाद में। रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, कोई ऐसा पैसा जो पहले डिडक्शंस ले रखे हो लाइक बैड डेट्स की अब रिकवरी हो गई हो। बैलेंसिंग चार्ज इनके तो पावर सेक्टर यूनिट्स, मतलब ये पढ़ेंगे टॉपिक है पूरा,
सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है बेटा, सेक्शन 35 से रिलेट करेगा ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन है हमारा, पावर जनरेटिंग यूनिट्स में लगता है। बैड डेट रिकवरी मैंने बताया था, अलाउड एज डिडक्शन, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम अ रिजर्व क्रिएटेड इंटरसेक्शन सेक्शन 3617। ये सारी चीज़ें, भले ही आपका बिजनेस बंद हो गया हो, बट ये घटना है अगर आपकी घटी है, पैसा मिला है, डेप्रिसिएशन अलाउ करने से रह गया है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च को आप अमाउंट बेचा, सेल बेचिए एसेट जिसमें आपने 100% डिडक्शन ले लिया, पैसा मिल रहा है आपको। इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर द एट पीजीबीपी, जरूरत तो नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल बेसिस पर ये पढ़ने वाले हैं। पीजीबीपी में इनकम कैसे निकलती है, डेप्रेशन कैसे लगता है, कितना लगता है, कब 6 महीने का, कब साल भर का। बट ये चीज़ें सिंपल सी कि रेंट अगर हाउस प्रॉपर्टी का है तो उधर ले जाओ, यहाँ मत लेकर आओ। ऐसे इंगेज बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी और लेंट सच प्रॉपर्टीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो भी यहीं पर लाओ। डिविडेंड एंड शेयर्स एड टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बस सिक्योरिटीज की बात नहीं करेंगे, वहाँ प्रोविजन नहीं लगता है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उसमें ये चीज़ बताया कि कुछ लॉटरी टिकट स्टॉक एंड ट्रेड पर रह गई हैं, काम की चीज़ नहीं है। एग्जाम इनकम बाई वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10, 11, 13, एग्जाम इनकम की बात करेंगे हम, अलग से एक लेक्चर आएगा हमारा, इनकम्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स या एग्जाम इनकम। सम टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 28 शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दैट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूट परमिट शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। क्यों? क्योंकि सर ये कैपिटल एसेट की बात करता है, रूट परमिट्स अगर आप बेचोगे तो टैक्सेबल होगा अंडर दैट कैपिटल गेन, नॉट हियर। ठीक है, अब हमारे काम की है एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन। बहुत देर हो गई हमें, ऑलमोस्ट, शायद मुझे टाइम तो नहीं दिख रहा कितने मिनट की रिकॉर्डिंग, 30 मिनट के आसपास हो गए, बट हमने बेसिक चीजें सीखी हैं भैया। अब हम बात कर रहे हैं असली के एक्सपेंसेस किस तरह अलाउड होंगे, कौन से अलाउड होंगे। आप अगर एक बिजनेस चलाने के लिए या प्रोफेशन चलाने के लिए, सिंपल पहले समझना फिर बाद में पढ़ेंगे, यानी मैं एक दुकान खोलूं, बिजनेस में दुकान ही खोलता हूं, प्रोफेशन में ऑफिस को, इन सब के लिए अगर मैंने दुकान किराए पर ली है, रेंट पर ली है, तो क्या मुझे अलाउ होना चाहिए? नहीं। अगर इस रेंट के संग मैं रिपेयर वगैरह करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, जिस सीढ़ी से चढ़ते हो आप ऊपर, वो लगवा रहा हूँ, स्टील की सीढ़ियाँ लगवा रहा हूँ, पुरानी लोहे की हटवा कर, ये रिपेयरिंग का खर्चा करवा रहा हूँ, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जस्ट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंस टाइप के, 3 महीने 6 महीने वाले खर्चे जिनको फिर, तो रेंट रिपेयर इंश्योरेंस अगर मैं करवा रहा हूँ बिल्डिंग का, तो अगर मैं एज ए टेनेंट करवा रहा हूँ तो मुझे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। बट अगर बिल्डिंग ही मेरी है, बिल्डिंग ही मेरी है, तो सर रेंट का खर्चा आपको अलाउ नहीं होना चाहिए। वैसे तो थ्योरी बेस आएगा नहीं, तो यहाँ बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड, क्योंकि इन पर डेप्रिसिएशन मिलता है, इन पर डेप्रिसिएशन मिलता है। एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन असेसेबल बिजनेस, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ ए नॉन असेसेबल बिजनेस इज नॉट अलाउड। नॉन असेसेबल मतलब जिसको आप यहाँ असेस नहीं करा रहे हो। एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट अलाउड। भैया आप एग्रीकल्चर इनकम के लिए खाद बीज खमीज खरीदते हो, यूरिया खरीदते हो, जो भी चीज़ें करते हो, बट वो इनकम एग्जाम्प्ट है तो वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब नॉन असेसेबल है वो, उससे टैक्स नहीं मिलेगा, तो उसके प्रॉफिट्स को निकालते समय आप इन खर्चों को माइनस, यानी आप एक एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे हो और एक आप पेंट की दुकान है आपकी, एशियन पेंट बेचते हो, दोनों बिजनेस आपके हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम में भी जो खर्चे हो रहा है, आप पेंट की दुकान में एक्सपेंसेस को अलाउ करा दे रहे हो, क्या ऐसा करना सही है? आप ये बोलो दोनों बिजनेस मेरे, नहीं नहीं भैया, ये आपका बिजनेस जो है एग्जेम्प्ट है, इनकम ही इसकी एग्जेम्प्ट है, तो इसके खर्चे भी कहीं और अलाउ नहीं हो सकते। एक्सपेंडिचर मस्ट रिलेट टू द बिजनेस ऑफ, मैंने बताया एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। इन केस वेयर द एसएससी इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर इट्स ओन बिजनेस, द mere fact that the business such expenditure is enjoyed by some other person कैन नॉट बी एडमिसिबल। मतलब खर्चा आपके बिजनेस से रिलेट होना चाहिए, यानी आपने कार लिया बिजनेस के नाम पर घर वाले बच्चे घूम रहे हो तो पूरे दिन, बिजनेस में यूज ही नहीं हो रही, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके सर्विस चार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर मेंटेनेंस या डेप्रिसिएशन, वो कुछ भी आप क्लेम नहीं कर पाओ अगर वो कार घर में। सर ऐसा तो होता है, हमने तो देखा है, होता है, उसे छोड़ो, होना क्या चाहिए वो, उसे देखो। एंटिसिपेटेड लॉस आर सब्जेक्ट टू सर्टेन नो डिडक्शन आर अलाउड फॉर एंटिसिपेटेड लॉस, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ऐसा सुना है हमने कि हम कंजर्वेटिज्म में अप्रोच फॉलो करते हैं कि बैड डेट्स होने वाले हो, हम पहले से अंदाजा लगा लेते हैं, यानी कोई धोखा देने वाला हमें शक हो चुका है, हम उसको डाइवर्ट कर लेते थे P&L में। नोशनल एक्सपेंडिचर, नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ, फॉर इंस्टेंस रेंट पेड टू अ सोल प्रोपराइटर, सैलरी टू अ प्रोपराइटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोपराइटर
आर नॉट इनकम इन द हैंड्स ऑफ प्रोपराइटर, हेंस इट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम ऑफ बिजनेस एज एक्सपेंस। मतलब भले ही आपने पढ़ रखा हो सेपरेट लीगल एंटिटी, मेरी दुकान है आर के फर्नीचर हाउस, अब दुकान से मैं सारे खर्चे पे कर रहा हूँ, मानो रेंट, अपने लड़कों को सैलरी दे रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा रहा हूँ, तो ये सब तो डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये बिजनेस के खर्चे हैं। बट मैं खुद को यही खर्चे दे रहा हूँ, आर के फर्नीचर हाउस, मैं आर के हूँ बेटा, आर के खुद को दे रहा है, गुस्से में ये खुद को दे रहा है, कोई रेंट पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है, किसको? खुद को। तो ये इनकम नहीं मानी जाएगी प्रोपराइटर के हाथ में, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगी बिजनेस के हाथ में। यानी वही मेरी इनकम बने, यही मेरा एक्सपेंस बने, ऐसा नहीं है। तू ही शून्य है, तू ही का है, सबके भीतर बसा शिवा है। यानी आप इसे दो खर्चे और ये फिर अलग से टैक्सेबल करें, नहीं, जरूरत नहीं है। Honest to prove lies with the assessee. It is the responsibility of the assessee to prove that particular expenditure is to be allowed as deduction in this case. भाई आपने इस खर्चे को अलाउ क्यों किया है, आपने इस खर्चे को अलाउ क्यों किया है, इसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इनकम अंडर दिस हेड विल बी कंप्यूटेड कंसीडरिंग द सेक्शन 30 to 43 बी, डी भी लिख दिया, 3043 बी है ये बोल रहा है सेक्शन 29, मतलब 28 खत्म हो चुका है, 29 की बात कर रहे हैं ये लोग। हमने 28 में क्या क्या पढ़ा कि आप अगर टीनेंट हो तो रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस तीनों आप क्लेम करा सकते हो। अगर आप किराएदार हो, अगर आप ओनर हो उसी बिल्डिंग के, तो रेंट क्लेम नहीं होगा, रेंट की जगह क्या क्लेम होगा? टैप। इसको क्या नहीं क्लेम होगा? टैप क्लेम नहीं होगा। रिपेयर इसे ही क्लेम होगी, इंश्योरेंस इसे भी क्लेम होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के खर्चे, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में ओनर होना जरूरी है, तभी आप डेप्रिसिएशन को क्लेम। तो ये सिंपल सी बात, रेंट, रेट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। अच्छा सेक्शन 30 में है, मैंने 28 बोल दिया था। रेंट, रेट, रिपेयर एंड टैक्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्डिंग का यूज बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। याद करो हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप किसी बिल्डिंग को अपने प्रोफेशन या बिजनेस में यूज कर रहे हो तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसी दिन का तो इंतजार था उसको, इसी दिन का तो इंतजार था। इफ द बिल्डिंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन देन डिडक्शन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्रोपोर्शन। यानी अगर आप पूरी तरह बिजनेस को बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, यानी आपका एक घर है 100 है, 100 गज बोलते हैं अपने में, तो हिंदी में क्या हेक्टेयर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 100 गज का एक घर है, मतलब 900 स्क्वायर फीट मान लो, 900 स्क्वायर फीट का एक घर है जिसमें आपने दुकान खोली है, पर सिर्फ 400 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में आपके बच्चे रह रहे हैं, आप इसने रेंट पर ले रखा है, तो 900 स्क्वायर फीट का मानो 9,000 रुपये का रेंट जा रहा है, तो सिर्फ 4,000 ऐसे रेंट क्लेम होगा, बाकी में जो घर वाले रह रहे हैं, जो घर वाले रह रहे हैं वो रेंट क्लेम नहीं होगा दोस्त। So the building is to be used for the purpose of business or profession. However, the building is not exclusively used for the purpose of business or profession. That direction shall be restricted to a proportion. मतलब जितने प्रोपोर्शन के लिए यूज हो रही है आपकी बिल्डिंग, उतने ही आपको क्लेम मिलेगा। रेंट पेड टू अ प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड, बट रेंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रेमिस इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। यानी प्रोप्राइटर के केस में भैया रेंट जो है, मतलब अभी मैंने पीछे बताया आर के फर्नीचर अपने आप को सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, अलाउ नहीं होगी। बट अगर पार्टनरशिप फर्म दे रही है तो फर्म मिलाकर 3 लोगों की है और रेंट वो किसी एक को दे रही है, या तो हमारी एक्स को, या हमको, या हमारी आने वाली जेड को, ठीक है, तो उस केस में अलाउ हो जाएगा। सिंपल से एमसीक्यू टाइप के आते हैं कि रेंट प्रोवाइडेड टू प्रोप्राइटर फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रोप्राइटर को रेंट दे रही है, अलाउ नहीं होगा। बट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है तो अलाउ हो जाएगा, बिकॉज पार्टनर इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज अलग और पार्टनर इज अलग। करंट रिपेयर वर्सेस कैपिटल रिपेयर। सर करंट रिपेयर को रेवेन्यू रिपेयर की बात कर रहे हैं, ओनली करंट रिपेयर्स आर अलाउड, यानी रेवेन्यू नेचर की बात कर रहा है। वो जो छोटे मोटे खर्चे, सिड्डी बनवा ली, ठीक है, दुकान की, या पेंट करा लिया पुट्टी कराकर, ठीक है, जेके वॉल पुट्टी। कैपिटल रिपेयर, एक और दुकान बनवा रहे हो, ठीक है,
नई टाइप की सीढ़ियाँ बनवा रहे हो, लाइक मतलब चीज़ों में जहाँ खर्चा बड़ा हो रहा है, लंबे समय के लिए हो रहा है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो बिल्डिंग एज ए टीनेंट है या लैंडलॉर्ड है, अगर टीनेंट है तो रिपेयर तो दोनों को मिलेगी, बट न्यू फ्रेश और एडवांटेज, पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। रेंट एंड टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल ऑन कैश बेसिस, सेक्शन 30 रीड विद सेक्शन 43B। 43B लास्ट में आएगा, मतलब ये वही है, गवर्नमेंट को देने वाले खर्चे, भले आप एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हो, बट आपके ये खर्चे कैश बेसिस पर अलाउ होते। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी मतलब वो जो बातें थी बेटा, वो बिल्डिंग के लिए थी सारी, वो जो बातें थी वो सारी किसके लिए थी, बिल्डिंग के लिए। बड़ा बड़ा लिखा हुआ था क्या, बिल्डिंग। बट यहाँ हम बातें करेंगे प्लांट, फर्नीचर और मशीनरी, मतलब अदर एसेट्स की, अदर फिक्स्ड एसेट बेसिकली। तो इसके लिए भी सेम ही चीज़ है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर तभी होगा जब वो आपके बिजनेस के लिए यूज हो रहा होगा। अगर मानो आपने एक सोफा खरीद रखा है, आपने, अगर आपने एक सोफा खरीद रखा है और वो सोफा पर आपके क्लाइंट्स भी बैठते हैं, और थोड़ी देर बाद मतलब शाम को आपके बच्चे कूदते हैं उस पर, घर में ना 400-500 गज में, तो ऐसा माना जाएगा भाई आधा बिजनेस में यूज़ हो रहा है, आधा घर में यूज़ हो रहा है। बट सर इतना डिटेल में सच में कोई बताता हुआ है, कोई ईमानदार चाचा इतना जो इतनी चीज़ें बताए, नहीं बताते। हम कह रहे हैं सोफा घर में पड़ा होता है, फिर भी लोग डिडक्शंस ले लेते हैं, बट हम वो बात कर रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया फेयर प्रोपोर्शन, इसमें बार बार सेक्शन 38(2) आएगा, जो कि बोलता है जितना, जैसे एक गाड़ी खरीदी है इंडिविजुअल ने, प्रोपराइटरशिप बिजनेस में, और उस गाड़ी में वो सुबह ऑफिस दुकान पर आ जाता है और 1 बजे अपने बच्चों को लेने जाता है, स्कूल से घर छोड़ता है, तो गाड़ी पर्सनल यूज़ हो रही है, ऐसा माना जाएगा जितने किलोमीटर गाड़ी दुकान के पर्पज से चली, उतने किलोमीटर का हिसाब में पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस डेबिट करेंगे। यानी पूरे साल में अगर हमारी 15,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें से 10,000 किलोमीटर आपकी जो है दुकान के लिए चली है, और बाकी की आपकी घर के लिए चली है, तो 15,000 किलोमीटर अगर चली है और उसमें हमारा मानो 15,000 रुपये का ही खर्चा है एग्जाम्पल के लिए, तो 10,000 का खर्चा हम दुकान में डाल देंगे, यानी एक्सपेंसेस क्लेम कर लेंगे, और बाकी का 5,000 हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर बार सेक्शन 38(2) आपसे बोलता रहेगा हर एक खर्चे के लिए, नॉट फॉर रिपेयर, नॉट फॉर मेंटेनेंस, नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट, नॉट फॉर सैलरी, एवरीथिंग जो भी आप खर्चा करोगे, अगर वो खर्चा पूरी तरह एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस प्रोफेशन नहीं हो रहा है, तो आप उसको 100% क्लेम यहाँ नहीं कर सकते हो। Heavy expenditure incurred for replacement of part of a ship without creating any asset is deductible। मतलब अगर कोई खर्चा आप कर रहे हो रिप्लेसमेंट, एक शिप का पार्ट बदलने के लिए, तो विदाउट एनी क्रिएट एसेट इज डिडक्टेबल, तो इसको एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर सकते हो। एनी एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल इंजन बाय ए डीजल इंजन ऑन इच व्हीकल इज फॉलोड अंडर सेक्शन 31। इसी की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ ये है कि कई सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं सर अल्टीमेटली हम किसको कर सकते हैं। देन रेंट, अगर प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का इंश्योरेंस वगैरह करा रहे हो तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हो, ये सेक्शन उसको डिडक्ट कराने की इजाजत। नेक्स्ट और बेहतरीन जिसका हमें इंतजार था, डेप्रिसिएशन, हमारी पिक्चर में आ चुका है, क्योंकि एग्जाम में इस पर 100% एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बेसिस पर भी पूछा जा सकता है, 6 मार्क का या 4 मार्क का न्यूमेरिकल बेसिस पर, या नोट, शॉर्ट नोट टाइप का डेप्रिसिएशन के लिए। सेक्शन 32 जो है 32 प्रोवाइड करता है डेप्रिसिएशन किन किन एसेट्स पर, टेंजिबल पर भी लगेगा और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब यहाँ है बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर। जहाँ बिल्डिंग 5 और 10% लगती है, यानी 10% की बात जनरली हमारा क्वेश्चन करेगा, 10% की बात करेगा हमारा बिल्डिंग के लिए, 5 भी करेगा, 40 भी करेगा। फर्नीचर की बात करूँ तो यहाँ 10%, प्लांट एंड मशीनरी के लिए जनरली 15%, जनरली 50। इंटेंजिबल एसेट की बात करूँ तो क्या क्या होते हैं, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जैसे हम इंटेंजिबल की एसेट के नाम बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले गुडविल आता है। तो क्या आता है, गुडविल आता है हमारे दिमाग में, सबसे पहले क्या आता है, गुडविल आता है। बट हाउ इट डज नॉट इंक्लूड गुडविल, ये गुडविल को इंक्लूड नहीं करती। मतलब आपने अकाउंट्स में सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल का नाम बोलते हो, बट ये इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डेप्रिसिएशन आप गुडविल पर क्लेम नहीं करते हो। सर डेप्रिसिएशन के लिए तो कॉन्सेप्ट ये गुडविल परचेज या सेल्फ जनरेटेड नहीं, गुडविल पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। नो हाउ, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजी और अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ द सिमिलर नेचर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1998। ये डेट का आज के टाइम पर कोई रेलेवेंस नहीं है, बट 1998 के बाद की खरीदियों ने आज कम से कम इन चीज़ों को शायद
25 ईयर्स हो चुके हैं। अब ये एसेट्स कोई सारी तो जिंदा ही नहीं होंगी, डेप लग लग कर बहुत माइनस में वैल्यूज रह गई, बहुत कम वैल्यू रह गई होंगी। बट स्टिल यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, याद नहीं रखनी, बट गुडविल को हटा देना आपको इंटेंजिबल। बाकी सब पर 25% डेप्रेट होता है, अभी आएगा। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रेशन। डेप्रेशन क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन? सबसे पहले आप ओनर होने चाहिए एसेट के, और दूसरी बात बिजनेस में यूज होनी चाहिए। बेसिक कंडीशन यही है। एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी, मतलब अगर बिल्डिंग आपकी नहीं है, आप उस पर रेंट देते हो या नहीं देते हो, बिल्डिंग पर आपकी नहीं है, आप उस पर डेप क्लेम नहीं कर सकते। बेनिफिशियल ओनर एसेट्स नीड नॉट बी अ रजिस्टर्ड ओनर, इवन अ बेनिफिशियल ओनर कैन क्लेम डेप्रेशन। इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप डेप्रेशन इज अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी अगर आप ओनर को ओनर हो, मतलब 60% प्रॉपर्टी में हिस्सा आपका है, भले ही बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो, बट 60% ही डेप क्लेम होगा प्रोपोर्शनेट। एक तो सेक्शन 38(2) में लगेगा कितना पर्सनल यूज हो रहा है, कितना प्रोफेशनल यूज हो रहा है, उसके बेसिस पर डेप होगा। एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द पीरियड। एसेट जो है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए पिछली साल, यानी घर पर बिल्डिंग में आप लोग रह रहे हो और डेप क्लेम कर रहे हो बिजनेस में, घर पर गाड़ी चला रहे हो आप लोग डेप क्लेम कर रहे हो बिजनेस में, ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना बहुत मार पड़ेगी उल्टा लटका के। दूसरा है पैसिव यूज वर्सेस एक्टिव यूज। जनरली एसेट्स एक्टिव यूज होती हैं, यानी अगर मैंने अपनी यहाँ कोचिंग सेंटर है मानो एग्जाम्पल के लिए, और वहाँ 100 ब्रांचेस रखी हुई हैं बच्चों को बैठाने के लिए, कुर्सी टेबल रखी हुई हैं, तो वो एक्टिव यूज है, हर दिन उस पर बच्चे बैठ रहे हैं। बट वहीं एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगेगी तो काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, दिलों में नहीं, कहीं पर। अगर वो भले ही उसका यूज अभी एक्टिव नहीं है, बट पैसिव यूज है, वो लगा हुआ है, भले ही उसके 1 साल में आग नहीं लगी, तो फिर भी हम उस पर डेप्रिशिएशन क्लेम करते हैं, पैसिव यूज है। वेयर एज पैसिव यूज इंक्लूड्स रेडी टू यूज, वो रेडी टू यूज है बट यूज आप कर नहीं रहे हो उसको। If a property was not actually used for business or profession but was ready to use in the previous year, in such a case SSC can claim depreciation on such asset. Like मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का आपको एग्जांपल दिया। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज, इनके तो हायर परचेज द बायर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन इवन थ्रो ही डज नॉट गेट लीगल टाइटल। भैया आपको लीगल टाइटल तो लास्ट में मिलेगा, बट पोजीशन अभी मिल चुका है, यानी प्रॉपर्टी आपकी अब से हो चुकी है। तो फिर एसेट इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन एंड पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पज एंड प्रोपोर्शनेट। अभी भी बताया मैंने आपको 15,000 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल, उसमें कुछ घंटे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घर से बाजार तक शॉपिंग करने जाते हैं, उस पर्सनल एक्सपेंडिचर को हटा दिया जाएगा, उस पर्सनल किलोमीटर्स को वहाँ से हटा दिया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी बाय द लेसी, lesser lessee, where an assessee being a lessee of property incurs any capital expenditure by improvement, extension, super construction on a building used for business or profession is entitled to depreciation on such capital expenditure। यानी वो केसेस है जहां पर आप प्योरली ओनर नहीं हो, बेनिफिशियल ओनर टाइप के हो। हायर परचेज के केस में भी ओनर टाइटल, लीगल टाइटल मिला नहीं है, बट आप डेप्रेशन क्लेम कर रहे हो। ऐसे ही सेक्शन 53 ऑफ टोपा एक्ट, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, इमोरल प्रॉपर्टी के केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैन क्लेम डेप्रेशन इवन थ्रो इज नॉट द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लाइक पोजीशन मिल चुका। बाकी सारी चीज़ें सिंपल सी हैं। हाउस प्रॉपर्टी अगर आप एक टेनेंट पर लिया स्मूथ रनिंग और बिजनेस में, तो उसको बिजनेस प्रोफेशन में दिखा सकते हो। छोटा सा नोट है थ्योरी बेस का। आगे बढ़, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। एग्जांपल के लिए लो, मानो मेरे बिजनेस में 100 एसेट्स हैं, ऐसा जस्ट मान लो, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे बिजनेस में 100 एसेट्स ना, 100 एसेट्स हैं। 100 एसेट्स का मतलब है एक छोटी सी एसेट है मोबाइल फोन, ठीक है। इसके अलावा 4 बिल्डिंग है, 4 मोबाइल फ़ोन है, 10 20 लैपटॉप है। तो अलग अलग क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम लोग अलग अलग ही डील करते थे, भले ही इनके अकाउंट एक संग खोल देते थे, अकाउंट्स में बिल्डिंग अकाउंट खोल दिया, उसी में बिल्डिंग आ रही है, और अप्रैल में खरीदी तो साल भर का डैप, मई में खरीदी तो 11 महीने का डैप, अगस्त में खरीदी तो 8 महीने का डैप, 1 अक्टूबर को खरीदी 6 महीने का डैप, ऐसे लगाते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप एक ब्लॉक ऑफ एसेट बना लेते हो, ब्लॉक, वो वाला ब्लॉक नहीं जो आपने किसी को कर रखा हो या आपको किसी ने कर रखा हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, वॉटएवर। यहाँ ब्लॉक का मतलब है कि आप एक डब्बा बना लेते हो, डब्बा, डब्बा तो मुझे आता नहीं है बनाना, मानो ये डब्बा ही है मेरा। इस डब्बे में आप सेम क्लास ऑफ एसेट और सेम परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब आप पूरी साल में, आप पूरे बिजनेस में जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आपके पास हो सकता है 5 बिल्डिंग हो गई हो, आप इसी ब्लॉक ऑफ एसेट में बिल्डिंग्स डालोगे, अगर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, सेम क्लास। सर बिल्डिंग का तो रेट सेम ही होगा ना? नहीं,
5 और 10 40 भी है, अभी अलग करेंगे उसको। सिमिलरली आपने जब से बिजनेस शुरू किया हो, भले ही आपने तब 2 लैपटॉप 1 लैपटॉप थे, आपको आज 5000 लैपटॉप ऐसे हैं। सर हम क्या दुकान खोलने वाले? नहीं नहीं, दुकान नहीं खोलने वाले, सब लोगों को हमने लैपटॉप प्रोवाइड कर रखा है। वर्क एट होम वालों को, बिजनेस वालों को, एचआर को अलग है, सबको एक एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर्स टाइप की चीज़ें हैं हमारे पास। कंप्यूटर्स वाले कॉलम में हम आएंगे, कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज पर। तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ब्लॉक ऑफ एसेट जो सेम रेट, भले ही आपने कभी भी खरीदी हो, बहुत साल से आपके संग हो या पिछली साल आपने खरीदी हो, आप उस एसेट्स का एक ब्लॉक बना रखोगे। इससे क्या होगा, हजारों एसेट्स भी होंगी। रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज में क्या लगता है आपको, 50 100 500 1000 एसेट होंगे? नहीं सर, लाखों एसेट्स होंगी। हर किसी के पास अपना लैपटॉप होगा। ओवरऑल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ही है तो टाटा कंसल्टेंसी, ये कंपनी जैसी है जहाँ हजारों लाखों एसेट्स हैं आपकी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट नेचर की, सेम क्लास ऑफ एसेट और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के संग उसको क्या में डाला जाता है, ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या, एक डिब्बा है, एक डिब्बा है जिसके अंदर सारी एसेट सेम कैटेगरी की जाती है। The method of computing depreciation as per income tax act is entirely different from accountancy method. For income tax purpose, they are categorized into block of asset. Income tax block of asset is others to fall in the same block. The rate of depreciation is charged. The following two conditions are satisfied. Asset must be of same nature. यानी बिल्डिंग वाले डब्बे में सिर्फ बिल्डिंग आएगी, भले ही फर्नीचर का रेट भी 10 है, बट फर्नीचर इस डिब्बे में नहीं जा सकता। सर ऐसे रियल में डालना होता है कि डिब्बे में? नहीं, जस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं हम। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब एक डिब्बा जिसमें हमको सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट बीइंग बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, 4 टाइप की हैं। तो बिल्डिंग का अलग, मशीन का अलग, प्लांट का अलग, फर्नीचर का अलग, कुछ इस टाइप का। इंटेंजिबल एसेट में नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1998, पीछे बात कर ली। इट डज नॉट इंक्लूड गुडविल, हमें पता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सच एसेट मस्ट बी सेम, रेट सेम होना चाहिए और नेचर सेम होना चाहिए, मतलब उनकी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए और उनके दाम एक जैसे होने चाहिए। शक्ल भी सेम, दाम भी सेम। मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर के दाम सेम है, मानो 10-10% रेट ऑफ डेप है, बट शक्ल सेम नहीं है। बिल्डिंग अलग दिखती है, फर्नीचर अलग दिखता है। बिल्डिंग अंबुजा सीमेंट से बनी है, फर्नीचर किसी लकड़ी से बना है। चलिए सर, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड। रेट्स प्रेस्क्राइब्ड कौन से? पीछे सर क्या हमें रेट्स याद करनी है? याद हो जाएंगी, आपको याद नहीं करनी है, एमसीक्यूज हो जाएंगे, आपसे रेट्स अपने आप याद हो। WDV ब्लॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी मानो ये हमारा साल है 1 अप्रैल 2022। हमारे पास जो प्रीवियस ईयर 2022-23 में घटनाएं घटेंगी वो इस ब्लॉक ऑफ एसेट में आएंगी। दो ही तरीके की घटना ज़्यादा होंगी, या तो एसेट खरीदी होगी या बेची होगी, या तो खरीदी होगी या बेची होगी, या बेची नहीं होगी, किसी वजह से हमें छोड़कर चली गई होगी वो, या बेची नहीं है बट किसी वजह से हमें छोड़कर चली गई है। एसेट्स फॉलिंग विद इन द ब्लॉक एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल एक्वायर करी हो। अभी बेटा डेप लगेगा नहीं लगेगा इस पर बात की बात है, क्योंकि पुट टू यूज देखते हैं हम डेप में। एक्वायर्ड मतलब खरीद ली है या बनवा ली है। एक्वायर्ड का मतलब सिंपल है, कंस्ट्रक्टेड या एक्वायर्ड। सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो इसी के बाद है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ एबीसी। ये क्या एबीसी? एबीसी यहाँ पर बेटा लास्ट में आएगा हमारे केस में। यानी सिंपल सी कहानी ये है कि हमने मानो 5 लाख रुपए की हमारे पास पहले से एसेट थी, 1 लाख रुपए की हमने इस साल खरीदी। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेटा 180 दिन ज़्यादा 180 दिन कम, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो तो हमारे पास एसेट्स हो गई टोटल 6 लाख रुपए। अब क्वेश्चन समझना, आपने जो एसेट बेची, रिटन डाउन वैल्यू XYZ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये जो आएगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारी एसेट्स किसी वजह से 7 लाख की बिक गई, सर ऐसा क्यों होगा? अरे मान लो ऐसा होता है, हो सकता है, होगा हमारे क्वेश्चंस में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई बार हो जाता है। मानो ये 7 लाख आ गई तो ये 1 लाख का माइनस, तो आप इस पर डैप नहीं लगा सकते क्योंकि ये माइनस में पहुंच गया। तो क्या लिखा? ब्लॉक ऑफ एसेट कैन नॉट बी नेगेटिव, XYZ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एबीसी है। यानी 6 का 6 यहाँ से माइनस करो, 1 लाख जो अलग से आ रहा है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। आपके दिमाग में मैंने सेक्शन डालता जा रहा हूँ, प्रोविजन डालता जा रहा हूँ, आपके दिमाग में लॉ डालता जा रहा हूँ मैं। आपको सिंपल सी बात समझो, आपकी 5 लाख रुपए की एसेट थी स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2022 को, आपने कोई एसेट खरीदी, मैं ऐसा मान रहा हूँ 15 अगस्त को खरीद ली, क्योंकि जो हमारे केस में केस आने वाला वो यही है, और पुट टू यूज भी कर दी 15 अगस्त को। बहुत सारे केसेस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या कहानी रही सर? 6 लाख रुपए की हो गई एसेट,
अब हमारी मानो 7 लाख की एसेट बिक गई, ये एसेट मानो 5 थी 6 थी, एक और खरीद लिया आपने 7। अब आपकी अगर 2 एसेट भी, एक एसेट भी बिक गई अगर 7 लाख की, तो ये आपका माइनस में पहुंच जाएगी कहानी। ये पूरा प्रोविजन है कि अगर आपकी एसेट्स आपकी रिटन डाउन वैल्यू को पार कर गई, रिटन डाउन वैल्यू प्लस एक्वायर्ड प्राइस यानी नई वाली एसेट्स को जोड़कर अगर आपकी रिटन डाउन वैल्यू को पार कर गई, यानी 5 लाख थी आपकी रिटन डाउन वैल्यू, 1 लाख इसमें जोड़ा मैंने एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ 6। अब ये 6 से ज़्यादा की बिक गई, चाहे एक एसेट बिके, 2 बिके, 3 बिके, 4 बिके, 5 बिके, 6 बिके, 7 बिके, यानी एक बिके या सब बिके, पर एक्वायर जो बिकी है वो पार कर गई आपकी वैल्यू को, तो आपका ब्लॉक नेगेटिव में चला जाएगा, रिटन डाउन वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। ऐसे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम, क्योंकि एक्स वाई जेड कैन नॉट बी नेगेटिव। बट एक केस मानो कि अगर ये बिकी नहीं है या तो यहाँ 6 लाख आएगा, तो आप 6 लाख पर डेप लगाओगे, जो भी रेट है 10, 15, 25 जो भी आएगा भी वैल्यू में। बट अगर बिकी है और 5 की बिकी है तो 6 में से 5 जाएगा, 1 लाख पर डेप लगाओगे, यानी WDV जो यहाँ पर आएगी उस पर आप परसेंटेज लगाओगे एक्स वाई जेड पर। ये पूरा फॉर्मेट है आपका, तो एज इट इज मैं दे दे रहा हूँ समझने के लिए। When depreciation is not charged, डेप्रेशन कब चार्ज नहीं होगा, जैसे अभी वाला केस बताया मैंने कि 5 लाख रुपए की हमारी वैल्यू थी, रिटन डाउन वैल्यू स्टार्टिंग में, 1 लाख की एसेट और आई, कितने की हो गई 6 लाख। अब अगर सेल प्राइस 6 से ऊपर है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट अगर सेल प्राइस 6 से कम है, सेल प्राइस 6 से कम है, सेल प्राइस 6 से कम है, बट सारी एसेट्स बिक रही हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक सीजेस टू बी एग्जिस्ट। ब्लॉक सीजेस टू बी एग्जिस्ट मतलब अगर एक भी एसेट बच रही है, 6 से कम में बिकी है, 5 की बिकी है, तो 1 लाख पर डेप लगा दो। बट एसेट्स ही नहीं बची, चाहे 5 की बेची हो या 7 की बेची हो, सारी बेच दी आपने, पूरा का पूरा ब्लॉक खत्म गुस्से में, तब भी डेप्रेशन क्लेम नहीं कर पाओगे। वो 1 लाख का जो अगर 6 में से 5 का 1 लाख बचा है पॉजिटिव वाला, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये बातें यहाँ लिखी हैं। When DE मतलब इनके लिए सेल प्रोसीड से एक्सीड्स ABC, द एक्सिस शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपकी WDV थी 5 lakhs की, आपने एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर क्या 1 लाख का, आप डेप लगाने वाले थे 6 लाख पर, बट आपने एसेट्स बेची 7 लाख की, एक बेची हो, 2 बेची हो, 3 बेची हो, सब बेची हो, बट मोर देन अमाउंट ऑफ ब्लॉक रिटन डाउन वैल्यू प्लस रिटन डाउन वैल्यू प्लस एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर बेची, 6 में से 7 गए, 1 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। When XYZ value of block before debt is positive but the block does not have any asset, यानी भले ही यहाँ पर 6 में से 5 माइनस किया हो आपने, बट आपके पास कोई एसेट नहीं है, वैल्यू ऑफ ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एसेट, कोई एसेट नहीं है, इन सच केस सच पॉजिटिव वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल। यानी निगेटिव आएगा तो गेन और पॉजिटिव आएगा तो लॉस, निगेटिव आएगा तो गेन और पॉजिटिव आएगा तो लॉस। बट पॉजिटिव कब लॉस माना जाएगा, सारी एसेट्स बिकनी चाहिए। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, सब समझ में आएगा। सारी एसेट्स बिकनी चाहिए, कंडीशन क्या है, ऑल एसेट्स हैव बीन सोल्ड आउट, ब्लॉक सीजेस टू बी एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं ब्लॉक सीजेस टू बी एग्जिस्ट। ब्लॉक खत्म हो चुका है, ब्लॉक है ही नहीं अब एसेट, यानी सारी एसेट्स हमें सब छोड़ गए, हमें हमारे हालात पर। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ परचेज बहुत काम है, इफेक्ट ऑन टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन। एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, यानी अगर कोई एसेट 180 दिन से कम इस्तेमाल करी गई है पिछले साल में, यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 की अगर बात करूं, अगर कोई एसेट मानो मैं मार्च में 31 दिन यूज हुई, फरवरी 28 की थी, और आपका जनवरी 31 की थी, कितने हो गए 90, जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर 31 का था, नवंबर 30 का था, अक्टूबर 31 का था, तो ये तो बहुत हो गए, 3 दिन 6 दिन 12, 182 दिन हो गए। अब आप एक काम करो, इसमें दिसंबर मार्च ले लिया आपने, फरवरी ले ली, ये ले लिया, आपकी एसेट 180 दिन से ज़्यादा कब यूज़ होगी पता है, जब आप स्टार्टिंग में चलोगे, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, 3 दिन 6 दिन 9 दिन 12, 153 डेज ये होंगे, 30 दिन 180,
आपके केस में जब आपकी एसेट्स 180 डेज से ज़्यादा एक्वायर होगी या यूज हो रही हो तो फुल डेप लोगे, और कम यूज होगी तो हाफ डेप लोगे। देन डेप्रिसिएशन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द नॉर्मल। मतलब अगर आपकी रेट 15% है तो 7.5 क्लेम कर पाओगे, 10 है तो 5, 25 है तो 12.5। ऐसे केस में जब 180 दिन से कम होगी, कब होगी अभी लिखाएंगे, डेट वाइज हम चेक करेंगे हमारी एसेट्स कितने दिन यूज हुई है। सिंपल सी डेट दे रहा हूँ, जो भी एसेट 4 अक्टूबर या उसके बाद यूज हुई है, 4 अक्टूबर या उसके बाद, वो 180 डेज से कम यूज हुई है। जो 4 अक्टूबर और उसके बाद यूज हुई है 180 डेज से कम यूज हुई है। जो भी 4 अक्टूबर या उसके बाद से हुई है 180 डेज से कम हुई है। द डेट ऑफ परचेज हैज नो रेलेवेंस। कब खरीदी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ सेल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें डेट ऑफ सेल से कोई मतलब नहीं है, अगर वो एसेट बिकी है तो उसे हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। आप उतने दिन का डेप लगाओ, जैसे अकाउंटिंग में लगाते थे 31 जनवरी को बिकी है तो अप्रैल से जनवरी तक का 10 महीने का डेप लगा के भेजो, नहीं, तो जा रही है उसे जाने दो, उसको रोको टोको मत। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। आपने जिस साल खरीदी उसी साल उसी साल यूज करना शुरू कर दिया। एग्जांपल मानो 15 मई को खरीदी 2022, आपसे बात है 180 डेज क्या सर, ये तो 200-300 दिन ज्यादा हो गए भाई। 15 मई से आप लगाओगे तो अप्रैल के और 15 मई के रह गए 45 दिन, यानी 320 डेज के आसपास यूज हो गई है। 320 डेज प्लस यूज हो गई। अगर ये पुट टू यूज हो गई ड्यूरिंग द ईयर फॉर ए पीरियड लेस देन 180 डेज, मैंने इस वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जो 182 डेज और मोर है, 180 डेज और मोर है। मतलब इस वाले केस में आपको डेप्रेशन मिलेगा प्रेस्क्राइब्ड रेट से, बट इसमें डेप्रेशन मिलेगा आधा। 15 है तो 7.5। सर ये वाली डेट कौन सी होगी? एग्जाम्पल मानो आपने ऐसे लिए 5 अक्टूबर, अक्टूबर के दिन हो गए, नवंबर के दिन हो गए, दिसंबर के दिन हो गए, जनवरी के दिन हो गए, फरवरी के दिन हो गए, मार्च, 1, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 5, 8, 11, 177 डेज। 5 अक्टूबर की बता रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ 4 अक्टूबर उसके बाद की खरीदी तो आप 180 दिन से कम माने आपके बच जाते हैं, तो इस केस में आप आधा रेट डेप्रिसिएशन ले। एक्वायर्ड करिए कभी पहले, यानी इस वाले केस में मानो आपने 15 जून 2021 को एक्वायर करी तो प्रीवियस ईयर हो गया 21-22। आप पुट टू यूज अगर ड्यूरिंग द ईयर कर ली, पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर करी फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज, इस वाले केस में तो नहीं है। इस वाले केस में मानो 15 नवंबर ले लो, 15 नवंबर, तो पुट टू यूज हो जाएगी आपकी बेटा 180 डेज, तो डेप्रेशन आधा मिलेगा। बट अगर पुट टू यूज तब नहीं कर पाए, पुट टू यूज तब नहीं कर पाया फॉर पीरियड 180 डेज और मोर, पुट टू यूज बाद में करा आपने, तो डेप्रेशन अवेलेबल एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट। डेप्रिसिएशन फिर प्रेस्क्राइब्ड रेट से मिलेगा फुल डेप। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा दोनों? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, एक्वायर्ड अर्लियर पीरियड, पिछले सालों में कभी खरीदी। बिल्डिंग रेजिडेंशियल होगी तो 5% डेप, काम का नहीं, हमारे केस में 10 वाला ही आया। 10% बस नाम के लिए याद रखो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 5%। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री इंक्लूडिंग होटल्स एंड बोर्डिंग्स। बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, मतलब जब हमारी बिल्डिंग बन रही होती है तो सीमेंट वीमेंट खरीद रखने के लिए एक जगह बना लेते हैं ना, टेम्परेरी बेसिस पर, लास्ट में तोड़ देते हैं उसको, खत्म कर देते हैं, उस पर 40% का डेप मिलेगा। उसमें तो 100% मिलना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं इसी साल खत्म करो, बनाई इस साल है बट कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नहीं भी चल रहा तो अभी 40-40 मिलाकर रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पर। फर्नीचर पर 10, एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, यानी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो आसपास दीवारों पर लगी होती है ना, फिटिंग्स वाली, वो भी। प्लांट मशीनरी, ओशियन गोइंग शिप वेसल्स, शिप्स, बोट्स 20%, यानी अलग टाइप की रेट है। मोटर कार पर 30% इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस यूज्ड फॉर हायरिंग पर्पस, यानी वो जो मैं निकला गड्डी लेकर चलाते हैं। 30% मोटर कार अदर देन यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, यानी सर ये क्या बोल रहा है, ये ऊपर वालों को मना कर रहा है। एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020, अगर कोई मोटर व्हीकल इस जमाने में खरीदी गई है तो उस पर 30% लगेगा, भले ही वो बिजनेस और प्रोफेशन वो हायरिंग के लिए यूज नहीं हो रही। मतलब नॉर्मल मोटर कार पर वैसे 15% का डेप है, बट भले ही आपने अदर देन रनिंग अदर देन यूज इन द ऊपर रनिंग ऑन हायर वाली पर तो लगेगी 30%, इस पर भी 30% लगेगी अगर ये डेट के हिसाब से 23 अगस्त 19 और 31 मार्च 20 के बीच में खरीदी है। यानी आपने 23, 24, 25 अगस्त 19, सर ये डेट याद रखनी, ये डेट बेटा याद रखनी पड़ेगी आपको। मोटर कार के लिए स्पेशल डेट है, स्पेशल रेट है, स्पेशल डेट है और स्पेशल रेट है। 45% लगी अगर ये मोटर बसेस, मोटर वैली सब कुछ हायर के लिए यूज हो रही होंगी, रनिंग देम ऑन हायर,
यानी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त, यानी सेम चीज अगर हायर के लिए यूज हो रही होगी तो 45 हो जाएगी रेट, यानी 30 तो लगी रही थी, 15 और मिल जाएगी, इन्हें 15 लग रही थी, 15 और मिल जाएगी। प्लांट मशीनरी के केस में 40%, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्लांट मशीनरी, यानी सब प्लांट एंड मशीनरी है, बट ये कंप्यूटर वाले प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसके केस में कितनी लगेगी 40%। सर क्या इतना सब याद रखना है? सिर्फ याद रखना है आपको, बिल्डिंग के केस में 5 और 10, 40 अपने आप याद हो जाएगा, कंप्यूटर के केस में 40, फर्नीचर के केस में 10 और 23 अगस्त वाले में बाकी सब आपका सिंपल। देन एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये बेटा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो। ऑयल वेल्स 15 हमारे जो क्वेश्चन आने करना, इंटेंजिबल एसेट पर 25%। बिल्डिंग के अलावा रोड्स ब्रिजेस, स्कूल में आपने देखा होगा ना, आपके स्कूल्स के अंदर रोड बने होंगे जिस पर आपकी बसेस अंदर तक जाती होंगी। पेटेंट, नोहाव, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपकी क्या है, गुडविल को छोड़कर, पता ही है हमें। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जिस पर हम पूरा दिमाग, पूरा दिल, पूरी अंदर की कैपेसिटी लगा देंगे, अच्छे से कर। अनीता एंटरप्राइज हैज रिटन डाउन वैल्यू ऑन फर्नीचर ब्लॉक, डेप्रिसिएशन रेट है 10% पूरे का। 1 अप्रैल 22 को इसकी वैल्यू 80,000 रुपए। द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 फर्नीचर एक्स एंड वाई, 2 फर्नीचर है इसके अंदर, यानी सिंपल सी कहानी याद रखनी है, अगर फर्नीचर एक्स बिक रहा है लेस कराएंगे प्राइस, अगर वो ब्लॉक की वैल्यू को पार करेगा तो कैपिटल गेन है। फर्नीचर वाई बिके, ब्लॉक की वैल्यू को पार कराएगा, कैपिटल गेन। बट दोनों फर्नीचर बिक रहे हैं और इसके अलावा कोई और फर्नीचर खरीदा नहीं गया है, तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता। ये कहानी बताइए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आराम समझ में आएगी। ABCDEFGHIJK, इतने केसेस ले लिए मैंने आपके लिए, इसमें एफ है, 11 केसेस ले लिए। इनको किस तरह करना है, ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए आप ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक किस चीज का बेटा, फर्नीचर का। रेट 10, बेसिकली एक तो पर्टिकुलर का अकाउंट बनता है और एक अमाउंट का बनता है। ये पर्टिकुलर का तो हम एक बनाएंगे, अमाउंट के देखते हैं जितने ज़्यादा बनते हैं, इतने ज़्यादा का मतलब है 3-4 केसेस अभी यहाँ सॉल्व करेंगे, बाकी के पीछे। चलिए कहानी क्या है, कहानी ये फर्नीचर एक्स सोल्ड हो रहा है 20,000 रुपए का 1 मई 2022 को। देखो डेट का वैसे कोई खास मतलब नहीं है, बस सेल प्राइस है तो माइनस करानी पड़ेगी। आपकी ओपनिंग WDV है एक्स और वाई की, उसमें से एक्स बिक रहा है, बट एक्स अगर 80,000 से ज्यादा का बिकता तो भैया क्या होता, तो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता। लिखेंगे ओपनिंग WDV रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को हमारी ओपनिंग WDV कितनी है बेटा, 80,000 रुपीज। कितनी है, 80,000 रुपए। कितनी है, अब हमें ऐड क्या करते, अगर हम कोई परचेज कर रहे होते केस ए में, बट हम केस ए पर चल रहे हैं, केस ए में कोई परचेज नहीं हो रही बेटा, सेल हो रही है, सिर्फ सेल हो रही है। ऐड एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर, ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए, क्योंकि यही तो काम में नहीं है बट आगे तो काम में आएगा। एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, यहां पर तो नहीं है, बट लेस कराएंगे हम सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर एक्स। दोनों बिक जाते तो अभी कोई गम नहीं है, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल ये, बट सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर एक्स, जो कि मुझे पता है कितने का बिका है, 20,000। अब 80 में से 20 जाएंगे, 60,000। अब इस पर डेप क्लेम करना है नहीं करना है, सर करना है, लेस करेंगे यहाँ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन 60,000,
दैट इज 6000। ये बेटा आपको प्रेजेंटेशन कर कर आनी है, जो आपका 4 नंबर तक का न्यूमेरिकल आएगा। 54,000 जो हो गया आपका ओ क्लोजिंग WDV, ओपनिंग WDV ऑन 1 अप्रैल 2023। ये अगली साल चली जाएगी आपकी ओपनिंग WDV। क्लोजिंग WDV 31 मार्च 22 की बोल लो या ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2023 की, एक ही बात है। यही 54,000 जाना है आपका। अगली बार यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। यानी 3 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी है, परचेज किया ऐड कर दो, सेल किया लेस कर दो, डेप्रेशन लगा दो। फर्नीचर एक्स बेचा है इस बार 1 लाख रुपए का, भले ही बिका एक चीज है, डेट का वहां भी कोई काम नहीं, बस 22-23 में बिका है, पर फर्नीचर बिका है आपका 1 लाख रुपए। थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूँ, जाएगा। पहले हमारा 80,000 का था, एक्वायर किया नहीं है, 1 लाख का बेचा है, 1 लाख का बेचा है, यानी 1 लाख को माइनस करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ 20,000 को किया था। 80,000 में से 1 लाख जाएंगे तो कितना बचेगा सर? 20,000 बचेगा। 80,000 में से 1 लाख जाएंगे तो डेप्रीशिएशन नहीं लग पाएगा बेटा, डेप्रीशिएशन नहीं लग पाएगा। आप लिखोगे 20,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये 20,000 क्या है आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये 20,000 क्या है आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पर लाइन, वहाँ एक ही केस आएगा, इतने सारे नहीं आएंगे। 20,000 क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि सर एक भी एसेट अगर बिकी, 2 थी, 10 भी होती तो भी एक अगर बिकी और ब्लॉक की वैल्यू को पार कर दिया उसने, रिटन डाउन वैल्यू को एक्सीड कर दिया, जो मैं आपको बात समझा रहा था, 5 लाख की थी, 1 लाख की खरीदी 6 लाख और बिक गई 7 लाख की, भले एक एसेट बिकी हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा। नेक्स्ट, फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख एंड फर्नीचर एस परचेज फॉर 35,000। यानी इस केस में क्या हुआ है, फर्नीचर एक्स सोल्ड हुआ है हमारा 1 लाख का, और फर्नीचर एस भी खरीदा है हमने 35,000 का। तो यहाँ पर तो सारी कहानी हमारे जैसी है। सी सबसे पहले यहाँ पर है हमारा 80,000 में 1 लाख माइनस करेंगे हम और 35,000 जोड़ेंगे, यानी 80,000 रुपीज लिखेंगे यहाँ पर। परचेज में लिखेंगे 35,000, माइनस करेंगे हम लोग 1 लाख, यानी 80,000 में 35,000 जोड़ेंगे, 15 माइनस करेंगे 1 लाख, ये आएगा 15,000। इसमें प्लस में आ गया बेटा 15,000, तो क्या करेंगे सर? डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। ये वाला कॉलम जो यहाँ माइनस में था, ये माइनस वाला 1,500 रुपये का डेप अवेल करेगा। पर सर 1,500 रुपये का डेप क्यों अवेल करेगा? ये तो जुलाई में खरीदी है एसेट। अरे खरीदी तो जुलाई में है मेरे बच्चे, डेप तो पूरे साल का ही लगेगा। ये रही 35,000 की जुलाई में खरीदी है, पर डेप तो पूरे साल का ही लगेगा ना। हाँ सर, डेप पूरे साल का ही लगेगा। 15,000 में से 1,500 गए, रिटन डाउन वैल्यू 13,500। ये रिटन डाउन वैल्यू है, जिसके बारे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस नहीं लिखूंगा, वो रिटन डाउन वैल्यू होगी हमारी 13,500। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है ध्यान से आपको। फर्नीचर एक्स सोल्ड हो रहा है 1 लाख रुपए का, फर्नीचर एक्स परचेज कर रहे हैं 40,000 का ऑन 1 जुलाई 2022। क्या बदलने वाली है इससे? फर्नीचर एक्स सोल्ड हो रहा है 10,000 का, 40 का नहीं 10 का, और ये 40 का खरीदा हमने, तो 40 जुड़ जाएगा 80 में और 10 माइनस हो जाएगा। सेम केस है, बस वैल्यूज बदल रही है। केस डी, केस हमारा डी है। 80,000 नया फर्नीचर कितने का खरीदा है इन्होंने? 40,000 का। पुराना बेचा है 10,000 का। 40 प्लस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे, 8 और 12 में से 10 गए 11, 1,10,000, 1,10,000। इस पर आपको क्या क्लेम करना है? डेप, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। अगर सारे फर्नीचर बिक जाते, खरीदा कोई नहीं होता, पुराने सारे बिक जाते या लास्ट में सारे बिक जाते, तो हम माइनस कर लेते और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस निकालते हम। बट यहाँ पर 1,10,000 पर 10% का डेप लगेगा 11,000 रुपये का, और वैल्यू आ जाएगी 99। जब तक मैं STCG STCL लिखूंगा नहीं, तब तक आप इसको रिटन डाउन वैल्यू ही मानते जाएंगे और 1 अप्रैल 2000। नेक्स्ट पॉइंट,
फर्नीचर एक्स सोल्ड हो रहा है 10,000 रुपए का, फर्नीचर एक्स परचेज हो रहा है 40,000 का 11 नवंबर को। सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे बहुत फर्क पड़ना है। इस 40,000 पर जो डेप लगेगा वो आधा लगेगा, 50% लगेगा, मतलब 5% लगेगा। 10% की जगह 5%, क्योंकि 11 नवंबर बेटा 180 दिन से कम यूज होगी है। 11 नवंबर है तो ये 180 दिन से कम यूज होगी आपकी। जी कितनी कम होगी? 180 दिन से कम होगी। इस वाले केस में दोबारा देख लें भाई क्या कहानी। फर्नीचर एक्स सोल्ड हो रहा है 10,000 का, माइनस कर देंगे। फर्नीचर एक्स परचेज हो रहा है 40,000 का, प्लस कर देंगे। बट डेप जो है हम 80,000 यहाँ लिखेंगे, 40,000 यहाँ लिखेंगे जो एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर है, और उसको याद रखेंगे नीचे उसका डेप निकालना है हमें कम। और बेचा 10,000, सेम केस है। बस डेप जो है बेटा वो सेम नहीं लगेगा, डेप जो है बेटा वो सेम नहीं लगेगा। यानी 1,10,000 की WDV तो आएगी, 8 4 12 में से 10 गए 1,10,000, पर इस पर सीधे 10% नहीं लगा सकते आप। इस 80,000 पर नहीं, इस 1,10,000 में से जो 40,000 है उस पर आप आधा डेप लगाओगे, यानी 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000, और 4,000 का आधा कितना होता है? 2,000। इसके अलावा बचा कितना सर? 1,10 में 70, 7,000। तो अब 7,000 लगाओगे डेप इस पर, 1,10 में से 40 गए तो कितना बचा? 70,000। 7,000 एक डेप लगाओगे और 40,000 का आधा 4,000, 4,000 का आधा 40,000 का 10, 4,000, 4,000 का आधा, यानी अब 9,000 का डेप लगाओगे तो 1,10,000 में से 9,000 गए तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी 1,01,000। जब तक मैं STCG STCL नहीं लिखूंगा आप उसे रिटर्न डाउन वैल्यू ही मानेंगे। जब तक मैं STCG STCL नहीं लिखूंगा आप उसे रिटर्न डाउन वैल्यू मानेंगे। फर्नीचर एक्स बेचा है 2 लाख रुपए का, फर्नीचर एस परचेज किया है 40,000 का, और 11 नवंबर, डेट सेम है बट क्या बदलने वाला है? हो सकता है 2 लाख से पूरी कहानी ही चेंज हो जाए, STCG STCL आ जाए। कैसे? केस है केस ऐप में सबसे पहले 80,000, बहुत बढ़िया। फिर खरीदा कितने का है? 40 का, पर बेचा है 2 लाख का। खरीदा है 40 का और बेचा है 2 लाख। सेम इस केस की तरह, जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 लाख रुपए का बेच दिया था 1 लाख का खरीद कर, 1,80 में से 2, 8 और 4 12, 12 में से 2 लाख, 80,000 रुपये। ये माइनस में आ रहा है बेटा 80,000 आपका, क्या में आ रहा है? माइनस। तो डेप तो लगना ही नहीं है। ये 80,000 रुपये का क्या है आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक तो WDV मानना था, ऐसे आने वाले केसेस थे। बट यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज हो रहा है, और यहाँ एक बार फास्टली देख लें 54 20,000 साथ साथ करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने DPP में डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। F तक हमारे सारे केसेस हो गए। अब हम बात कर रहे हैं केस G की। फर्नीचर एक्स एंड वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000। फर्नीचर दोनों बेच दिए तो यहाँ भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फर्नीचर अगर हमने दोनों बेच दिए तो यहाँ भी हमारा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बट इस केस में आपको अराइज हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। 10,000 और 35,000, 80 का फर्नीचर था, एक्वायर कुछ किया नहीं, लेस कर दिया आपने, सेल प्राइस कर दी 10,000 और 35,000 की। आगे बढ़ते, सेम केस है, केस जी। सारी बातें वही है। ओपनिंग WDV 80,000, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओपनिंग WDV 80,000, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ है क्या इस केस में? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। 10 और 35 दोनों मिलाकर बेच दिए हैं 45,000 के। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ है नहीं, 45,000 के बेच दिए तो 80 में से 45 गए, कितना बचा? 35,000। कहने को हमें रिटर्न डाउन वैल्यू लग रही है, बट ब्लॉक सीरीज टू बी एग्जिस्ट, ब्लॉक खत्म, ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक, दो ही एसेट्स थी, एक्स और वाई, दोनों की दोनों बेच दी आपने। तो ऐसे केस में आपको क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये जो आपका है, क्योंकि यहाँ पर डेप्रेशन लगेगा नहीं, ये 35,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यानी सिंपल सिंपल स्टेप याद रख लो, अगर माइनस में पहुंचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, खेल खत्म। प्लस में आया तो दो बातें हो जाएंगी। दो बातें क्या है? या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, या फिर वो आपका डेप्रिसिएशन अवेल करने वाली रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। यानी हमारा यहाँ पर जो वैल्यू होती है परचेज करने के बाद, अगर ये उसको एक्सीड कर रही है, यानी ये आपकी
अगर हमारी जो यहाँ वैल्यू आती है और ब्लॉक में सारी एसेट बिक चुकी हैं, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है बट ब्लॉक अभी सीजीज टू भी एग्जिस्ट नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। एक भी एसेट बची है तो डेप क्लेम करो अगर वैल्यू नेगेटिव में नहीं पहुंची है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन दे दूंगा अभी मैं। कैश एच फर्नीचर एक्स एंड वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000 रेस्पेक्टिवली एज ऑन 11 नवंबर 2022। फर्नीचर टी परचेज किया है 5,000 रुपये का एज ऑन 1 जुलाई 2022। यानी ये घटना बाद में घटी, ये पहले घटी, पहले घटी या बाद में घटे। हमें पूरे साल में 5,000 को जोड़ लेना है 30,000 में से और उसको माइनस करना है, यानी 10 और 45 को माइनस करना। अब एक एसेट आपकी बच गई है केस। अब आपको लगेगा कि भैया 80,000 में एक एसेट आपकी नई वाली बच गई है, 85 हो गई। अब माइनस करो, सेम केस है 45,000। पहले क्या कर रहे थे आप, 80 में से 45 घटा रहे थे, 35 आ रहा था। 80 5 85 में से 45 गए, अब 40 आ रहा है। अब इस 40 पर आप डेप क्लेम कर सकते हो, इस 40 पर आप डेप क्लेम कर सकते हो। कैसे सर? फर्नीचर एक्स एंड वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000 नवंबर में, फर्नीचर टी परचेज किया 1 जुलाई में, तो 1 जुलाई वाला डेप है तो पूरा का पूरा साल का डेप लगेगा इस पर। कितना? 40,000 पर 10% लगाओ आप डेप, 4,000। सर एसेट वाली बिक गई फिर भी उसका डेप क्लेम कर सकते हो? हाँ, जब तक मैं STCL STCG नहीं लिखूंगा तब तक ये क्या मानी जाएगी सर? रिटेन डाउन वैल्यू। चाहो तो आपको यहाँ पर लग रहा हो ब्लैंक ब्लैंक्स है, ये लिख लो आप, ओपनिंग WDV ऑन 1 अप्रैल 2020 में ऐड करेंगे एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। वो हम अलग बात है कि किस पर 6 महीने का डेप लगाते हैं, इस पर साल भर का, लेस करेंगे सेल प्राइस ऑफ एन एसेट। यहां पर आ जाती है आपकी बेटा क्लोजिंग WDV कहने को, और इसमें से आप माइनस करते हो लेस डेप्रिसिएशन अगर हो सकता है तो, अगर हो सकता है। आई होप मेरी बात यहां तक केसेस सारे समझ में। एक ही क्वेश्चन ऐसा मास्टर उठा लिया मैंने, इससे सारे केसेस हो जाए। केस आई, फर्नीचर जेड परचेज किया 40,000 का 1 जुलाई को एंड द सेम बीइंग पुट टू यूज ऑन 11 नवंबर 2022। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? अब इस पर 6 महीने का डेप हो जाएगा इस 40,000 वाले फर्नीचर। बेचा बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, बेचा कुछ भी नहीं है, बेचा कुछ भी नहीं है, बेचा जो है आपने कुछ भी नहीं है। 80,000 रुपये का फर्नीचर था आपका, लिया है कितने? 40 का लिया है, जो कि लिया है 11 नवंबर 2022 को, जिस दिन पुट टू यूज किया है आपने। इस पर पुट टू यूज पर मैं ऐसे हैशटैग लगा ले रहा हूँ, और 6 महीने का डेप लगेगा। माइनस कुछ होगा नहीं क्योंकि कुछ सेल नहीं हुई है। 1,20,000, यहाँ बच्चों से कंफ्यूजन क्या हो जाती है, 1,20,000 पर डेप लगा लेंगे 10% का। नहीं सर, 80,000 पर 10% का 8,000 माइनस करेंगे हम, ये माइनस वाला डेप्रिसिएशन है। 8,000 प्लस 40,000 का 10%, 4,000 पर डेप माइनस होगा आधा, 2,000। तो 1,20,000 में से 10,000 गए, दैट इज 1,10,000। 1,20,000 में से 10,000 गए, दैट इज 1,10,000। जब तक मैं STCG STCL लिखूंगा नहीं तब तक आपका काम बनेगा नहीं, जब तक मैं STCG STCL लिखूंगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। केस जी, फर्नीचर क्यों परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर क्यों परचेज हो रहा है, फर्नीचर क्यों परचेज हो रहा है 50,000 का 1 जुलाई 2022 पर टू यूज ऑन 1 नवंबर 2023। सर ये क्या बोल रहा है? यहां बेटा वर्ड देखो, 1 नवंबर 2023, यानी इस साल पुट टू यूज ही नहीं हो रहा। एक्वायर्ड की वजह से लिखोगे तो सही, पर इस पर डेप क्लेम नहीं करोगे। डेप क्लेम करोगे सिर्फ 80 पर, ऊपर वाले पर। इसे ऐड तो करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, पर इस पर डेप क्लेम नहीं करोगे आप। तो सिंपल सा केस है ये वाला हमारा। केस जे 10वां केस है। 80,000 बहुत बढ़िया, शायद 40,000 था। डेट ध्यान देख लेना, 1 नवंबर 2023। 50 को ऐड तो करोगे पर डेप क्लेम नहीं करोगे, इस पर भी डबल एच लगा लो चाहो। एक्वायर्ड माइनस कुछ करोगे नहीं क्योंकि बिकी नहीं है एसेट। 1,30,000, 1,30,000। अब 1,30,000 में से डेप किस पर लगाऊं? 13,000 लगाऊं या सिर्फ 80,000? सर सिर्फ 80,000 पर लगाओ, 8,000 का डेप।
सिर्फ 80,000 पर डेप लगाओ 8,000 का, दैट इज 1,22,000। ये भी आपकी रिटन डाउन वैल्यू है। 1,22,000 ये भी आपकी रिटन डाउन वैल्यू है दोस्त, ये भी आपकी क्या है, रिटन डाउन वैल्यू। नेक्स्ट, फर्नीचर आर परचेज फॉर 30,000 ऑन जुलाई 21 बट पुट टू यूज ऑन 11 नवंबर 2022। फर्नीचर आर पिछले किसी साल में लिया था, केस के वाले केस में 30,000 रुपए का, और उसको पुट टू यूज अप कर रहे हैं, तो पहले से ही वैल्यू में शामिल होगा वो, तो हमारी के का कोई रेलेवेंस नहीं है। केस के को हटा दो बेटा, पुराने साल का अपना कोई भी क्वेश्चन आना नहीं है। केस के को हटा दो, केस जे तक आप कंप्लीट करो, ठीक है। स्टिल कोई डाउट और दिक्कत है, मैंने डीपीपी में क्वेश्चन इस टाइप के डाले हुए हैं आपको कर, ठीक है। सारी रिटन डाउन वैल्यू, बस जहाँ एसटीसीएल एसटीसीजी लिखा है वो आपके काम की चीज़ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर एडिशनल डेप्रिसिएशन के। सर एडिशनल क्या होता है? तू तो है, तेरे साथ तेरी दोस्त भी हमारी है। अरे यार सर कैसे एग्जांपल दे रहे हो। हाँ, डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप अगर ऐसे अच्छे काम कर रहे हो, वो काम जो प्रभु को भाए, रामचरितमानस में रामायण दिखाएं रचाएं और कृष्ण के संग लीला रचाएं, यानी ऐसे कुछ काम जो प्रभु को भाए, ऐसे केस में मतलब इनकम टैक्स हमारे प्रभु हैं यहाँ पर। एडिशनल डेप्रेशन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एसेसी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट। जो कोई सामान बनाते हैं, हमारी चाइना की इकोनॉमी जो है, हमारी नहीं है उनकी है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई? क्योंकि बहुत प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, खुद बनाते हैं दुनिया को खिलाते हैं। आर्टिकल और थिंग इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या तो बिजली बनाओ बिजली बेचो, या फिर सामान बनाओ सामान बेचो। कंडीशन टू बी सेट, असिस्टेंट मस्ट बी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग व्हिच मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसेस एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन पावर। एसेट्स एक्वायर्ड ऑन रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2005 के बाद न्यू प्लांट मशीन इन द फॉलोइंग केस। एडिशनल डेप मिलेगा उनको, बट किन के अलावा, अदर देन लिखा होगा बेटा कुछ, न्यू प्लांट मशीन मस्ट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉलेशन अदर देन द फॉलोइंग। हाँ ये लिखा है ना, अदर देन द फॉलोइंग, मतलब जो एसेट हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी हो, क्योंकि शिप्स और एयरक्राफ्ट से मान लेते हैं बच्चे न्यू प्लांट, वो ये नहीं होनी चाहिए। इस पर एमसीक्यू आ जाता है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? शिप्स और एयरक्राफ्ट नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए जो पहले कभी इंडिया से बाहर किसी और ने उसको इंस्टॉल कर यूज किया हो। कोई ऐसी प्लांट और मशीनरी नहीं होनी चाहिए जो किसी और रेजिडेंशियल पर्पज से यूज होनी चाहिए, और कोई ऐसी ऑफिस अप्लायंस नहीं होनी चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो। प्लांट और मशीनरी विच इज अलाउड फॉर 100% रिडक्शन, मतलब कुल मिला के पुरानी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा केस है। यानी अगर आपकी एसेट्स इंडिया या इंडिया से बाहर कहीं यूज हो रही है, इंडिया में यूज हो रही है 100% डिडक्शन ले लिए, रेजिडेंशियल पर्पज से कहीं यूज हो रही थी, मतलब ये पुरानी मानी जाएगी। बट अगर आपकी वो एसेट्स नहीं है, यानी इनके अलावा है कोई, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल ओनली वन प्लांट एंड मशीनरी, ओनली ऑन बेटा, ओनली नहीं, ओनली वन नहीं, ओनली ऑन प्लांट मशीन नॉट ऑन अदर एसेट लाइक फर्नीचर बिल्डिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, इस टाइप की कोई एसेट नहीं होनी चाहिए। शिप शेयर क्राफ्ट्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई एसेट नहीं होनी चाहिए जो ऑफिस बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस गेस्ट हाउस टाइप में यूज हो रखी हो, इसका 100% डिडक्शन पहले ही मिल रखा हो, सेक्शन 35 AD वाली एसेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर पुरानी एसेट नहीं है, वो नई एसेट है, शिप शेयर क्राफ्ट नहीं है, नई एसेट है, तो आप उस पर 20% का एडिशनल डेप्रेशन क्लेम करेंगे अगर ये कंडीशन। रेट ऑफ एडिशनल डेप्रेशन इज 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट, मतलब 15 तो मिलेगा ही मिलेगा प्लांट में मशीनरी का, 20 और मिलेगा। बस वही कहानी है कि अगर आप एक्वायर्ड और पुट टू यूज करो लेस देन 180 डेज से, तो 50 की जगह 50 का 20% हो जाएगा, यानी 10% इस साल और 10% मिलेगा अगले साल। एडिशनल डेप्रेशन शैल बी रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। जब लास्ट में आप डेप्रेशन माइनस कर दो तो एडिशनल डेप्रेशन को भी माइनस कर लेते हो। इज नॉट अवेलेबल द न्यू प्लांट और मशीनरी सोल्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, इसी साल खरीदी इसी साल बेच दी, नहीं मिलेगा। इज नॉट अवेलेबल ऑन द पावर यूनिट इज क्लेमिंग डेप्रेशन अंडर स्टेट लाइन मेथड, मतलब टर्मिनल डेप्रिसिएशन अगर आप ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अभी एक टर्मिनल डेप्रेशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ रिटन डाउन वैल्यू वालों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। We Limited, a newly formed manufacturing company, is furnished you the following details to compute depreciation allowed for the assessment year 22-23 and 23-24। यानी प्लांट ए है आपका, 2 अप्रैल 21 को खरीदा था आपने, 2 अप्रैल 21 मतलब 21-22 में, हम तो 22-23 की बात कर रहे हैं।
5 लाख रुपए का और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। प्लांट भी है आपका 7 मई 2021 लाख रुपए का खरीदा। देन दोस्त नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है ट्रीटमेंट ऑफ स्लम सेल। वैसे तो इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल गेन में, बट एक बार और कि रिटन डाउन वैल्यू जो हम लेते थे डेप्रिशिएबल एसेट्स की वो किस तरह लेते थे। इट मींस ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू, सेम डेफिनेशन लिखी हुई स्लम सेल की। मैंने बोला था वो टॉपिक वहां भी आएगा और यहाँ भी आएगा। WDV एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे परचेज जिस तरह होती है कहानी, लेस करेंगे सेल कंसिडरेशन टू द मैक्सिमम ऑफ एन MNO। MNO मतलब ये वाली वैल्यू जिस तरह भी पिछले क्वेश्चन में थी कि परचेज प्राइस नई वाली का और पुरानी वाली का WDV ऐड करते हैं। लेस कर रहे हैं WDV एसेट्स अंडर स्लम सेल, जो हमने WDV एसेट्स की उस वैल्यू को निकाल दो जो हमने स्लम सेल के रास्ते से निकाल दी है। ABC कैन नॉट एक्सीड PQR, मतलब ये जो वैल्यू हो वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो बाकी बची हुई वैल्यूज पर। मतलब ये उस केस में कह रहा है जो हमारी बहुत सारी एसेट्स हैं उनमें हमने कुछ परचेज करी है, अब कुछ इस साल स्लम सेल के रास्ते निकाल रहे हैं। स्लम सेल वालों की WDV हटा दो, वैल्यू ऑफ रिडक्शन एट दिस स्टेज, यानी WDV ऑफ द एसेट्स अंडर स्लम सेल। स्लम सेल वाली WDV को आप हटा दो। इसके बाद एक नोट लिखा हुआ जिसका कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट ड्यूरिंग स्लम सेल क्या थी, उसमें हमने अब तक डेप्रिसिएशन क्या लगाया, उसी को हम यहाँ से हटाते हैं। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट अंडर स्लम सेल, मतलब ये वर्किंग नोट है जो आपने पीछे यहाँ पर लेस किया। तो स्लम सेल एक टॉपिक है जो कैपिटल गेन में और यहाँ दोनों में आता है। यहाँ WDV कैसे निकालती है और वहाँ कैपिटल गेन कैसे राइज। इसके बाद हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर यूनिट, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। यानी जनरली इनकम टैक्स इजाजत देता है कि आपको रिटन डाउन वैल्यू ही फॉलो करना है, रिटन डाउन वैल्यू ही मेथड लगाना चाहिए, रिटन डाउन वैल्यू ही मेथड लगेगा आपका। बट इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स यानी जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब जो लोग बिजली बनाते हैं या बिजली को बांटते हैं, घर घर बिजली पहुंचाना जिनका उद्देश्य है, वो लोग चाहें तो SLM मेथड लगा सकते हैं। SLM वही हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड 11th क्लास का जिसमें डेप एक जैसा एक जैसा एक जैसा एक जैसा एक जैसा आता था। रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज फॉलोड बाय ऑल अदर SEC यूजुअल और स्ट्रेट लाइन मेथड इज प्रेस्क्राइब्ड रिटन अपेंडिक्स ऑफ इनकम टैक्स रूल्स ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड रिटन डाउन वैल्यू सभी फॉलो करते हैं। स्ट्रेट लाइन ये चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, और करेंगे तो किस तरह प्रोविजंस वर्क करेंगे। 3 टाइप की चीजें आएंगी रिटन डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड में, बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इसके केस में भी आएगा। सच ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आप इस ऑप्शन को लेना चाह रहे हैं, और एक बार ले लिया तो आपको सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में यही चलाना पड़ेगा। एक बार इनसे सेटिंग बन गई आपकी, इन्हीं को आपको डेट पर ले आना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल टू द SEC हु क्लेम डेप्रिसिएशन एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। वहां लिखा था पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो WDV फॉलो करेंगे उन्हीं को एडिशनल डेप मिलेगा। यहाँ लिखा है जो SLM फॉलो करेंगे उनको एडिशनल डेप नहीं मिलेगा। बात क्या है सर, असेसी इंगेज इन जनरेशन और जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो बंदा मेन बिजनेस, मतलब वो बिजनेस स्पेसिफिक होना चाहिए। आप किराने परचूनी की दुकान खोल रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। आप ओला कैब सर्विसेज में हो, आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी सेक्टर में आपको नहीं मिलेगा। आप सेक्टर होना चाहिए जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर, यानी टाटा पावर, रिलायंस पावर, UPPCL। Assessee must follow the straight line method of depreciation at a specified rate. The asset is sold, discarded, demolished, destroyed the previous year, other than the previous in which asset is first brought into use। मतलब इसके अलावा, यानी पिछले सालों की अगर एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो गई है उसको हटा दो, बट इस साल जो पिछली साल एसेट खरीदी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है आपको। अब 2 चीजें, एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एक बैलेंसिंग चार्ज। दोनों पर शॉर्ट नोट आ सकता है बेटा, इसलिए मैंने पूरी कहानी लिखी है। क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट। क्या आ सकता है दोस्त, शॉर्ट नोट आ सकता है दोनों पर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। टर्मिनल डेप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है, दोनों एक नई सी चीज होती है। कहने को अगर हम बात करें, मानो मेरी एसेट कोई 100 रुपये ही खरीदी है और मैं उस पर 10-10 रुपये का एसेट का डेप ले रहा हूँ हर साल, 2 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। अब 80 के केस में 3 केसेस हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं। या तो ये एसेट मेरी 75 की बिक सकती है, या तो ये मेरी एसेट 85 की बिक सकती है, या तो ये मेरी एसेट 110 की बिक सकती है, और या ये मेरी एसेट 140 की बिक सकती है। तीसरे के बाद चौथे की कोई मतलब नहीं है। यानी 80 रुपये मेरी रिटन डाउन वैल्यू है। वर्ड रिटन डाउन वैल्यू ही आ रहा है, देखो मेथड रिटन डाउन वैल्यू फॉलो नहीं हो रहा, वर्ड रिटन डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है। सेम डेप लग रहा है। 80 में से 100 में से 10 गए और 10 गए। अगर 75 की बिकी तो मैं अभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ। सिंपल सा समझो,
80 की वैल्यू है बट बिक रही है 75 की, सेल वैल्यू कम है, तो अभी भी 5 रुपए का टर्मिनल डेप फॉलो करूंगा, वो यहाँ लिखा हूँ। बट अगर 85 की बिक गई है तो 5 रुपए ज्यादा है, फिर मेरे ऊपर टैक्स लगाओ। वही बात लिखिए, लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट इज ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। जो आपको लॉस हुआ है, 80 की थी 75 की बिकी, 5 रुपए का है आपका टर्मिनल डेप। आप इसको लॉ के शब्दों में लिखेंगे अपने आप। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ एसेट माइनस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ WDV ऑफ माइनस सेल वैल्यू, सेल माइनस आएगा बेटा, माइनस सेल और स्क्रैप वैल्यू। मतलब जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू है उसका कंपैरिजन स्क्रैप वैल्यू से करेंगे या सेल वैल्यू से। जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू है उसका कंपैरिजन हम स्क्रैप वैल्यू से करेंगे या सेल वैल्यू से। जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू है उसका कंपैरिजन आप सेल वैल्यू से करेंगे या स्क्रैप वैल्यू से, आपका टर्मिनल डेप आ जाएगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। टर्मिनल डेप्रिसिएशन को हम रिटन ऑफ करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब भले ही आप इसका ब्लॉक ऑफ एसेट नहीं बना रहे हो, आप रिटन डाउन वैल्यू फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कर ही नहीं सकते हो। आप पावर जनरेशन वाले केस में अगर इन एसेट्स को बेचकर पैसा उतना नहीं आ पा रहा है जितनी आपकी WDV है, जितनी आपकी वैल्यू है, जितनी आपकी बुक वैल्यू है, तो ऐसे केस में जो बची हुई वैल्यू है उसको आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से वो कर सकते हो। टर्मिनल डेप्रिसिएशन इज फुल्ली अलाउड एज अ रिडक्शन एज अ बिजनेस लॉस। डेबिट साइड डालो P&L के एक तरीके से और टर्मिनल डेप के नाम से चार्ज करो। बट अगर ऐसे केस में सेकंड केस हो, 85 हो, सर तीसरा भी तो नहीं, सिर्फ सेकंड वाला, ऐसे केस में तो टू द मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शैल बी ट्रीटेड एज बैलेंसिंग चार्ज। टू द मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? अप टू 100, यानी अप टू ओरिजिनल कॉस्ट तो आपका बैलेंसिंग चार्ज है, और उसके ऊपर जाओगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द मैक्सिमम ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप। जो अब तक आपने डेप चार्ज किया वो बैलेंसिंग चार्ज है। डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल, यानी ये सेल प्राइस आपकी 110 और ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी बेटा कितनी, 100। एक्चुअल कॉस्ट जो पुरानी थी, यानी केस नंबर 3, तो 10 रुपए का क्या है ये आपका कैपिटल, सेम ये 140 और एक्चुअल कॉस्ट 100, 40 रुपए का क्या है आपका कैपिटल। बैलेंसिंग चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू WDV ऑफ एसेट माइनस सेल वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू। सर ये क्या बोलने चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि आपकी सेल वैल्यू जो है निगेटिव, जो आपकी सेल वैल्यू है, लाइक यहाँ पर 85 और हमारे भी केस में रहेगी थी 80, तो 5 रुपए का बैलेंसिंग चार्ज है। यहाँ है 110 पर सिर्फ 10 रुपए का आपका गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और बाकी का 20 रुपए आपका बैलेंसिंग चार्ज है। बैलेंसिंग चार्ज कैन नॉट एक्सीड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन सच एसेट। मतलब जितना आपने अब तक डेप्रिसिएशन जैसे 20 रुपए क्लेम किया है, तो 20 रुपए तक आपका बैलेंसिंग चार्ज होगा, इससे ज्यादा बैलेंसिंग चार्ज नहीं हो सकता। एक सिंपल एग्जांपल अकाउंट्स का होता था कि आपकी एक एसेट है जो आपने 1 लाख रुपए की खरीदी है, आप हर साल उस पर 10,000 का डेप लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू रहेगी 90, और अगले साल 10,000 का डेप लगा रहे हो उसकी वैल्यू रहेगी 80, और 10,000 का डेप लगा रहे हो उसकी वैल्यू रहेगी 70। अब आपकी 70 वैल्यू रहेगी, आपने 3 साल में डेप कितना यूज किया? 10 30,000। अब ये आपकी अगर 65 की बिक रही है तो टर्मिनल डेप 5 का, 75 की बिक रही है तो बैलेंसिंग चार्ज 5 का, और अगर 120 लाख की बिक रही है, 120 मतलब 1,20,000 की बिक रही है, तो अगेन देखो 70 की वैल्यू थी आपके लिए और 1 लाख रुपए आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 30 का बैलेंसिंग चार्ज, 20 का गेन। अब सेक्शन 41(2) बोल रहा है बैलेंसिंग चार्ज इज फुल्ली टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द प्रीवियस ईयर in which such income falls due. The provision holds good even if business income does not exist in that year. प्रोविजन तब भी काम करेंगे अब अगर बिजनेस आपका पिछले साल एग्जिस्ट नहीं करता होगा। दोनों टर्मिनल डेप और डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज की ये कहानी थी। चलो सर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। वहां सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 लाख रुपए की आपकी एसेट थी, अगर डेप लगा के 70 वैल्यू रह गई तो आप 30 तक का बैलेंसिंग चार्ज ले सकते हो, उसके ऊपर कैपिटल गेन है। बट 70 से कम की वैल्यू बिकी है, 65 का बिका है। टाइप के क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाले हुए तमाम, MCQ में भी और शॉर्ट में भी। इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, भैया अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो, सिंपल सी बात समझो, आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हो बट आपके पास कॉस्ट है तो सही नहीं है, सही है बट इनकम टैक्स सही नहीं मानता, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट सेक्शन 43(1) पढ़ना पड़ेगा। यानी ये सेक्शन ऐसा है जो देखो 32 के संग में कल चल रहा है, 32 चल रहा था ना अभी, उसी के संग संग चल रहा है। इन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल प्राइस ऑफ द एसेट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटिंग टू सच एसेट शैल बी इंक्लूडेड। ये वाले खर्चे आप जोड़ सकते हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट में।
एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एसेट, मतलब अगर आपका एसी शहर के 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, आप उसे गाड़ी में रखवा के लेकर आ रहे हो, तो उस गाड़ी का खर्चा आप एसी की कॉस्ट में जोड़ सकते हो। एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग द साइट इंस्टॉलेशन एंड टू मेक, अब एसेट को इंस्टॉल कराने के लिए जो लेबर चार्जेस लग रहे हैं, तो पूरा इंस्टॉल कराने में पैसा लग रहा है, कैरेज इनवार्ड, रास्ते से लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, 100 रुपये लेबर ऊपर चढ़ाने के लिए, सब जोड़ दो इसमें, मतलब कुल मिला के एक्सपेंसेस टू बी कैपिटलाइज। वही अकाउंट्स वाला AS10 वाला रूल, सर AS10 का हमें क्या होता है, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर इसके संग जुड़ सकते हैं वो जोड़ दीजिए। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी और टू मेक फिट प्रायर टू इट्स, मतलब जो इसको फिट करते हैं बिना उसके ये पुट टू यूज नहीं हो सकती, वो सब इसमें जोड़ देंगे। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन of the cost if any has been made directly or indirectly by any other person। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सब्सिडी मिल रही है तो आप उसे माइनस करेंगे। ऐसे एसेट परचेस करिए 5 लाख की, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फॉर 1 लाख, तो आपकी एसेट की वैल्यू 4 लाख रहेगी। देन द एक्चुअल कॉस्ट फॉर टैक्सेबल पर्पस फिर 4 लाख। नहीं, अगर कोई खर्चे हैं तो प्लस कर दो, और कोई सब्सिडी टाइप की चीज मिल रही है, कोई सेल स्क्रैप हो रहा है आपका इस ट्रायल रेंट प्रोडक्ट से चलाकर माइनस हो रहा है, तो माइनस कर। अब डिफरेंट केस में, जो हमारे केस में जनरली आता है एसेट्स एक्वायर्ड अकेयरिंग कैश, अगर आपकी कोई एसेट ऐसी खरीदी है जिसमें आपने पेमेंट 10,000 से ऊपर का कैश में कर दिया है, या अदर देन अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से किया है, तो ऐसे केस में आपको वो 10,000 से ऊपर का पेमेंट जो आपने किया है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और पार्ट देयरऑफ, payment of aggregate of payment made to a person in a day otherwise than by account pay check drawn on a bank on account pay by electronic clearing system through a bank account, यानी सिंपल सी बात है, जनरली कैश में पेमेंट करते हैं ऐसे ही लोग। सच पेमेंट एक्सीड 10,000 रुपये, डॉलर या रुपये हमारा इंडिया में है, तो सच पेमेंट शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एक्चुअल कैश। अगर ऊपर का पेमेंट है, यानी मानो मैंने कोई एक एसेट ली 10 लाख रुपए, उसका मैंने 2 लाख रुपए का कैश पेमेंट कर दिया और 8 लाख का चेक, 2 लाख का पेमेंट इग्नोर कर दिया जाएगा, सिर्फ चेक वाला पेमेंट माना जाएगा, क्योंकि कैश 10,000 से ऊपर का काम का नहीं है। बट अगर मैंने कोई एसेट ली 29,000, मैंने कोई एसेट ली 29,990 की, इस केस में मैंने 20,000 का चेक काट दिया, बाकी का कैसे किया मैंने, कैश के 9,990, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं, मेरी एक्चुअल कॉस्ट 29,990, मतलब 10,000 से ऊपर का पेमेंट अगर आपका कैश में हुआ है, सच पेमेंट एक्सीड्स 10,000, तो आप उस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में उसको शामिल नहीं कर सकते। फर्क नहीं पड़ता एसेट सस्ती थी या महंगी थी, 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। एसेट्स एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, वही आपका कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर आने वाला है, कैपिटल गेन वाला। एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड अंडर दिस एक्ट 97, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट वुड बी अवेलेबल, यानी ऐसे केस में अगर कोई गिफ्ट और इनहेरिटेंस से मिली है तो प्रीवियस ओनर की एक्चुअल कॉस्ट ले लो, अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगे हुए हैं अब तक तो उन्हें माइनस कर दो इन द ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर मतलब मानो आपके बिजनेस से ही डैडी ने अपने बिजनेस से आपके बिजनेस में दे दिए, भले होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, अमलगमेटिंग बट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इनहेरिटेंस विल के हिसाब से मिला है। इंटरेस्ट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोड फंड, अगर इंटरेस्ट आपने पुट टू यूज से पहले करी है तो ऐड हो जाएगी कॉस्ट में, और पुट टू यूज की बात करिए तो 36 में जाएगी, वो यहाँ कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। सिंपल सी बात समझो, एक्चुअल कॉस्ट 10,000 से ऊपर का पेमेंट करोगे कैश में, डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी, तो डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा। जैसे 29,990 की कोई चीज़ खरीदी आपने, मोबाइल फ़ोन खरीदा है, 20,000 का पेमेंट आप चेक से कर रहे हो, अकाउंट पे ही चेक या गूगल पे, फ़ोन पे, और बाकी का कैश में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बट 10 लाख की एसेट खरीदी आपने और 2 लाख का पेमेंट कैश में कर रहे हो, 8 लाख का आप बैंकिंग सिस्टम से कर रहे हो, सिर्फ 8 लाख की एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, 2 लाख आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाए। एनी सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी परचेज ऑफ एन एसेट, इट शुड बी डिडक्टेड, ये कॉस्ट प्रिंसिपल के रूल्स हैं। अब कहानी है जीएसटी इंक्लूडेड इन द इनवॉइस, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ जीएसटी क्रेडिटेड अगेंस्ट जीएसटी। अगर आपको आईटीसी मिल रहा है, अगर आपको आईटीसी मिल रहा है तो आपको जीएसटी को क्या कराना चाहिए, माइनस। और अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो आप कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं। एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन यूजिंग द एसेट फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन विद व्यू टू अवॉइड टैक्स, मतलब आप किसी से
एसेट ले रहे हो जानबूझकर महंगी ताकि आप डेप ज़्यादा लगा पाओ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनराइज कर ले, हो सकता उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल कोई लॉस पड़ा हुआ उसे टैक्सेबल, उससे वो सेट ऑफ करवाए। आप सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसे आगे। तो एक्चुअल कॉस्ट टू द डिटरमाइंड बाय एओ, ऐसे केस में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई ऐसा टैक्स को अवॉइड करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ा रहा है तो क्या करें सर, ऐसे केस में एओ जो बोलेगा वही होगा, मतलब एओ बोलेगा जो उसकी वैल्यू निकालेगा। रीइक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एसेट, ऐसी कोई एसेट जो पहले आपने बेच दी थी अब आप उसे वापस ले रहे हो, तो रीइक्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्राइस पेड फॉर रीइक्वेशन व्हिच एवर इज लोअर, मतलब इस समय जो डब्ल्यूडीवी चल रही होगी उस समय प्राइस पे कर रहे हो, डब्ल्यूडीवी और प्राइस पेड, मतलब अगर उसकी डब्ल्यूडीवी 80,000 है और आप 90,000 पे कर रहे हो तो 80 मानी जाएगी। डब्ल्यूडीवी 80,000 है, आप 70,000 पे कर रहे हो तो 70,000, दोनों में से जो कम, इसमें पता चलेगा कौन छुपा रहा है, कौन बचा रहा है और कौन मजा मार रहा है। Assets acquired by a necessary from another person and gives on lease to the same, ऐसे केस में WDV at the time of transfer, यानी उस केस में whichever is lower, इस केस में AO, और पहले वाले केस में आपका GST इंक्लूड नहीं होगा। बिल्डिंग यूज फॉर पर्सनल पर्पस, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें नोशनल डेप माइनस कर लेंगे बेटा, अब तक का बिल्डिंग का नोशनल डेप्रीशिएशन। सिंपल सी बात समझो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप कोई पेमेंट 10,000 से ऊपर का दे रहे हो माइनस हो, वो आपकी कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। कोई सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, माइनस कर दिया। आपका जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी को आप अलग से आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपका शामिल नहीं होगा कॉस्ट में। कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो पुट टू यूज तक की जुड़ जाएगी। सारे प्रिंसिपल सेम से है कॉस्ट के, भाई कौन सा जुड़ना चाहिए कौन सा कटना चाहिए, एक बार इस चार्ट को पढ़ना, इस पर एमसीक्यू एक टाइप के बन सकते। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सारे पेज क्यों खाली छोड़े, ये बेटा मैं क्वेश्चंस कराने के लिए, क्योंकि पहले हम वहीं पर क्वेश्चन करते थे, बहुत दिक्कत होती थी, मैंने बोला 3-3 4-4 5-5 पेज बीच में छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन कितना बड़ा जाता है केसेस के मामले में। कंप्यूट डेप्रिसिएशन अगेंस्ट ये केस लॉ पर एक क्वेश्चन है हमारा, फॉर असेसमेंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डब्ल्यूडीवी प्लांट एंड मशीनरी की 15% के हिसाब से 1 अप्रैल 22 में 10 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया। प्लांट डी एक्वायर किया 10 जुलाई 2022 को, यानी 180 दिन से ज्यादा ही चलेगा, 5 लाख का। 1 लाख जो है वो पे कर रहे हैं हम कैश में, अभी वाला कॉन्सेप्ट आया था 10,000 से ऊपर पे करोगे वो नहीं लोगे, यानी 5 लाख में से इस 1 लाख को हटा देंगे, 4 लाख। बैलेंस अमाउंट हैज बीन पेड थ्रू एन अकाउंट पे ही चेक, कोई दिक्कत नहीं है। पुट टू यूज ऑन द सेम डे, असेसिंग एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इससे बताना चाह रहा है कि नए वाले प्लांट पर एडिशनल डेप और मिलेगा। सिंपल सा है, WDV on 1 अप्रैल 2022 कितना है, 10 लाख। अब ऐड क्या करूं सर मैं, 4 या 5? सर 4 ही करें, 5 तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, इसलिए वर्ड आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना लेंगे हम उसे, कितनी हो गई, 14 लाख। सेल कोई है नहीं, होती तो हम लेस करा देते। सेल प्रोसीड लिखना जरूरी है, मैं आपकी समझदारी के लिए लिख दे रहा हूँ। बट मुझे बताओ डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, डेप्रीशिएशन कितना लगेगा सर, एक तो पूरा लगेगा 14 लाख पर 15% का, भाई 10 लाख पर 15% और 4 लाख पर 15%, 2,70,000, और एक एडिशनल डेप्रीशिएशन लगेगा, वो 4 लाख पर लगेगा खाली, 80,000 एडिशनल, क्योंकि ये एंगेज्ड किसमें, मैन्युफैक्चर। तो एक ही क्वेश्चन से 2 टाइप के हो गए, 1 लाख रुपए का जो हमने इंक्लूड नहीं करना था बिकॉज उसने कैश में पेमेंट किया था, और एडिशनल डेप और लगा लिया। तो बेसिकली 14 लाख रुपए में से हमने 2,70,000, 14 लाख का 2,70,000 ही आएगा, तो गलत हो रहा है यार। 14 लाख का 15% कितना आएगा, 1,40, 2,10 आएगा बेटा, 2,10 और 80, 2,90, 14 लाख में से 2,90,000 गए, 11,10,000। दोबारा 10 लाख की एसेट थी, 4 लाख को हमने उसको ऐड किया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 2,10,000 का एक और 80,000 का एक। 2,10,000 कौन सा, 14 लाख का 15%, और 80,000 कौन सा, 4 लाख का 20%, क्योंकि वो एडिशनल डेप लगेगा।
तो 2 बार डेप लग रहा है 4 लाख पर, 15 तो लेगा ही लेगा बेटा, 2-10 और लेगा, तो 11,10,000 हमारी कॉस्ट रह जाएगी, क्योंकि प्लांट जो है वो 180 दिन से ज़्यादा यूज हुआ था, क्योंकि यहाँ 10 जुलाई को ही खरीद लिया था, अक्टूबर तक पहुंचे ही नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में मिलेगा, वही काम में आएगा, बट नोट लिखने को यहाँ आ सकता है अनएब्जॉर्ब्ड। अनएब्जॉर्ब मतलब ऐसा डेप्रिसिएशन जिसको आप पूरा ही नहीं कर, मतलब दुख इतना ज्यादा है कि खुशियां उन्हें पूरा नहीं कर पा रही, दुख इतना ज्यादा है खुशियां उसे पूरा नहीं कर पा रही। डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी फुल्ली डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ करंट ईयर, मतलब डेप्रिसिएशन जो है मानो 1 लाख का है पर प्रॉफिट 80,000 के हैं, साल प्रॉफिट साल के 80,000 है, तो ऐसे केस में क्या करो, माइनस का 20,000 चल रहा है आपका, तो माइनस का 20,000 क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज टर्म्ड एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसको अनएब्जॉर्ब्ड बोलते हैं। इसको आप जिंदगी भर तक शायद नहीं, जिंदगी भर तक आप इसे सेट ऑफ करा सकते हो, तो जब तक आपके इतने प्रॉफिट्स ना हो। सर 20,000 गई तो अगली साल हो जाएगा, मानो अगली साल लॉस हो गया, फिर अगली साल का भी डेप पड़ा हुआ है आपका, इसे अनएब्जॉर्ब्ड बोलते हैं बेटा, इसलिए नोट आ सकता है शॉर्ट नोट, द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट विद कैजुअल इनकम एंड सैलरी, वो बात की बात है, हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सारी चीजें दोबारा पढ़ेंगे। इफ डेप्रिसिएशन स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व्ड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनिट पीरियड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अगेंस्ट कैजुअल इनकम और सैलरी। कैजुअल इनकम सैलरी से नहीं कर सकते, बाकी सारे प्रॉफिट से हम इसको माइनस करा सकते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेट, अगर हमारे किसी साल में प्रॉफिट्स कम रह गए तो। नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड चीजें बेटा थोड़ी थोड़ी यहाँ लिख दी है मैंने। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यू, जरूरी नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डर इज टू बी फॉलोड करंट ईयर डेप पर, ये सारी चीजें हम लोगों को एक चैप्टर पर, सर फिर यहाँ डाला क्यों जब आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ाना था, इसलिए चैप्टर लिख लो, क्योंकि सेक्शन देखो वही आ रहे हैं 72-73 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जस्ट इसलिए डाल दिया है कि आपको पता हो सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या होना है, डिटेल में हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में बात करेंगे। सिंपल था अनएब्जॉर्ब्ड डेप क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ डाला, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता आपके लिए, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ दी हैं ताकि शॉर्ट नोट में कोई चीज़ बन जाए आपकी। नेक्स्ट पॉइंट सर, मैंडेटरी है कि आप डेप क्लेम करें, मैंडेटरी है कि आप डेप क्लेम करें, मतलब फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2-3, पहले पता नहीं था नहीं था। कंडीशन ऑफ 32 अगर सेटिस्फाइड है, मतलब डेप्रिसिएशन आप, बिल्डिंग आपकी बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रही है, मशीन आपकी प्रोफेशन में यूज हो रही है, फर्नीचर आपका प्रोफेशन में यूज हो रहा है, घर पर नहीं हो रहा, आप उसके ओनर हो, हैज क्लेम द डेप्रेशन, मतलब आपको डेप्रेशन लगाना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं नहीं लगा रहा, मेरा मन नहीं है। लास्ट टॉपिक सेक्शन 33 वाला क्या है कहानी, दमदार तरीके सुनना। स्पेशल डिडक्शन फॉर एसएससी इंगेज्ड इन टी, कॉफी और रबर, इस पर डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, 40-60% है यहाँ पर, 60-40 वाली, ठीक है 40-60 वाली, उन्हें आपको देखना है। अगर कोई एसएससी आपका टी, कॉफी और रबर के बिजनेस में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, दोनों चीजें ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, देखो ऑल एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉलोइंग रबर आइटम्स इन इंडिया, तीनों चीजें, टी कॉफी है बेटा यहाँ पर, ठीक है टी कॉफी और रबर। ऐसे केस में एसएससी को डिपॉजिट करना होता है नाबार्ड स्कीम में कुछ पैसा, स्पेशल अकाउंट, जैसे वहाँ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम थी, याद है आपको कैपिटल गेन में, जी सर याद है हमें, उसमें अगर जमा नहीं करा हमने रिटर्न ऑफ इनकम की डेट से पहले, तो हम उस एग्जामिशन को अवेल नहीं कर सकते, जो हम 2 साल के अंदर घर खरीदने वाले हैं, 3 साल के अंदर बनवाने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट नहीं 1 साल पहले खरीदने वाला, या और भी केसेस 54G वाली एग्जामिशन, 54B वाली, सभी केस में आपको जमा कराना पड़ता है इन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाई हिम इन अकॉर्डेंस विद और फॉर द पर्पस इन द अप्रूव्ड बाई टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड, मतलब वैसे तो नाबार्ड या फिर इन लोगों ने जो अप्रूव कर रखा हो। एन अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉर द पर्पस ऑफ, मैं लॉ पढ़ रहा हूँ सिंपली इसलिए जल्दी जल्दी रीड करता जा रहा हूँ, मुझे जो काम की बात बतानी हो मैं लास्ट बता दूंगा आपको। टाइम ऑफ डिपॉजिट, अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछली साल का प्रीवियस ईयर क्या है सर, 31 मार्च 23, इसके 6 महीने कौन से, 30 सितंबर 23, परसों से निकल कर गए थोड़े दिन पहले, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर आपका रिटर्न ऑफ इनकम की तारीख पहले, यानी इंडिविजुअल केस में 31 जुलाई, कंपनीज के केस में 30 सितंबर, और कुछ कंपनीज के केस 30 नवंबर, तो जल्दी जो है या तो वो वाली इंडिविजुअल की जल्दी हो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर से खत्म होने वाली तो 30 सितंबर ही है, 31 जुलाई या 30 सितंबर वॉट एवर, जिस तरीके का इंडिविजुअल है, टैक्स ऑडिट कराता है या नहीं कराता है, उस तरीके से हमारे केस में तो सिंपल देखना जो पहले, या तो 6 महीने एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर से, जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ उसमें 6 महीने दे रहे हैं, या आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की डेट जो एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होती है।
जनरली 30 सितंबर ही मानो। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट शुड बी ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका काम है ये। रिपोर्ट फॉर्म 3C में अपलोड करेंगे 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। 1 महीने पहले आपको डेट ऑफ रिटर्न ड्यू डेट से पहले भरनी पड़ेगी, रिटर्न फाइलिंग की डेट से। यानी सिंपल सा केस है, कौन से बिजनेस इसकी बात करें हम, टी कॉफी रबड़। सिंपल एमसीक्यूज आता है, बड़ा क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, एक हाथ कभी आ जाए तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट से ही आता है। एमसीक्यू यहाँ से बनता है, वेयर द एसएससी इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ टू गेट इज अकाउंट्स ऑडिटेड इफ सफिशिएंट कंप्लायंस इफ सच एसएससी गेट्स ऑडिटेड अंडर सच लॉ एंड द फर्निश फॉर्म 3AC। मतलब सिंपल सी चीजें, फॉर्म 3AC में अकाउंट्स ऑडिटेड, नाबार्ड स्कीम में पैसा जमा कराना है 6 मंथ्स के अंदर, और वो सबको कराना है, या टी कॉफी रबड़। अमाउंट कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए फॉलोइंग द अमाउंट्स और डिपॉजिटेड एट डिस्कस्ड अबव, जो भी पहले था, या 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस। इसी पर क्वेश्चन आता है, 40 है, 50 है, 30 है, 80 है, जो भी है, अंडर दैट पीजीबीपी, जो भी आपने पीजीबीपी के सारे सेक्शन फॉलो किए उसके हिसाब से आपका 40% अमाउंट डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ये काम था आपका बेटा न्यूमेरिकल। अब है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम निकाली कैसे जाएगी सर, टैक्सेबल इनकम निकाली कैसे? नेचर ऑफ बिजनेस, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, रूल 8 लगेगा सर। 40% ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, जो पीछे अभी डिडक्शन देख के आए हो आप लोग, उसे हम लोग माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपका कॉफी का बिजनेस है तो 25% ऑब्लिक 40%, सर दोनों का फर्क क्या है अभी बताते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB में जो पहले डिडक्शन मिल गई हो उसको हम माइनस कर देंगे। रबड़ के केस में बेटा 35%, ये 40 ऊपर से नीचे आ गया। रबड़ के केस में आपका 35, यानी 40, 25, 35, ये डायरेक्ट आते हैं आपके एमसीक्यूज, और माइनस करेंगे डिडक्शन जो आपने पीछे क्लेम कर ली। सिंपल सा केस था, लास्ट में मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना था। आपके जो मेन टॉपिक हुए, एडिशनल डेप्रिसिएशन 6 महीने का मिलता है या 1 साल का मिलता है, समरी में आपको लिखना है। एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें जुड़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं जुड़नी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेप एंड एडिशनल डेप आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो बेहतरीन काम की चीज़ है वो क्या है, टर्मिनल डेप और बैलेंसिंग चार्ज। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्लॉक ऑफ एसेट समझ में आना चाहिए, ठीक है। देन बेसिक चीज़ें हैं कि पीजीबीपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और आगे आएंगी, एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड, रेंट, रेट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी का, सब देख लिया, एंड डिसअलाउड। एक्चुअल कॉस्ट में आपको पता है बेटा इंटरेस्ट जुड़ जाएगी पुट टू यूज तक की। 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में किया हो तो नहीं जुड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई हैं। पीजीबीपी गाइड जो पार्ट 1 है, जिसे मैंने ज़्यादा थ्योरी बेसिस पर और लॉ बेसिस पर कवर किया। पार्ट 2 में क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर लेवल तक के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए। 36 बेसिक है, देन सेक्शन 38 वाला पढ़ लिया बार बार। 40 सेक्शन टीडीएस का काटोगे नहीं काटोगे तो क्या क्या दिक्कतें होंगी, सारी बातें आपको बताएगा। और अब हमारा ये कंप्लीट हुआ सेशन पीजीबीपी पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पीजीबीपी पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।